हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज ऑफ नेटवर्किंग। लास्ट टाइम हमने देखा था ट्रांसमिशन एंड द नेटवर्क मीडिया, ओके, जिसमें हमने कवर किया था ट्रांसमिशन मोड, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। साथ ही साथ हमने देखा था CSMA, CSMA CD, CSMA CA, प्लस हमने देखा था सिग्नल्स, जिसमें हमने दो सिग्नल्स कवर किए थे, एनालॉग एंड द डिजिटल। साथ ही साथ हमने देखी थी मॉडेम के अंदर हमने देखा था मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, बैंडविड्थ, थ्रूपुट, लैटेंसी, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। साथ ही साथ हमने देखा था एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म जो कि था CRC एंड द चेकसम। प्लस हमने देखा था टाइम टू लिव। लास्ट हमने देखा था मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस विच इज़ बिलोंग फ्रॉम द SNMP पार्ट, राइट। सो SNMP में एक्चुअल में मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको कि वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसमें हम 3 वर्जन देखने वाले हैं SNMP में, जो कि है SNMP वर्जन 1, वर्जन 2 एंड वर्जन 3, ओके। आज हम देखेंगे नेटवर्क कंपोनेंट्स, जिसमें हम आज कवर करेंगे लेड कम्युनिकेशन, जो ऑलरेडी मैंने आपको OSI रेफरेंस मॉडल में बताया था, फिर भी हम एक बार क्या करेंगे, रिकैप करेंगे। प्लस हम देखेंगे व्हाट इज़ योर हब and how hubs can generate a collision in the broadcast domain, what is the bridge, what is your layer to switch and their forwarding mechanism as well as the broadcast form, what is your forwarding information base and the content addressable memory, which is you can call the CAM, what is your layer 3 device called the router and their layers like access layer, distribution and the core layer. प्लस हम देखेंगे लेयर 3 स्विच और लेयर 2 स्विच के बीच में हम डिफरेंस भी देखेंगे, एज वेल एज वी आर गोइंग टू सी द मल्टी लेयर स्विच प्लस द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इंप्लीमेंटेशन, व्हाट इज द QoS, ये भी हम आगे देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे योर फायरवॉल सेशन, जिसमें हम आज कवर करेंगे योर ASA फायरवॉल। एक्चुअली हम देखेंगे व्हाट इज अ फायरवॉल, जिसमें हम देखेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ इंप्लीमेंटेशन बाय द सिस्को, जो कि है ASA, योर नेक्स्ट जनरेशन फायर पावर, और यू कैन कॉल द नेक्स्ट जनरेशन IPS, द FTD फायर साइट मैनेजमेंट, FMC भी हम देख रहे हैं, फायर साइट मैनेजमेंट सेंटर। प्लस हम देखेंगे FTD विच इज़ योर फायर पावर थ्रेट डिफरेंस, वो भी किस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया, एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, वो भी हम आज कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं लेड कम्युनिकेशन के बारे में। आपको याद ही होगा हमने ये जो चीज़ है वो OSI रेफरेंस मॉडल्स और TCP/IP मॉडल दोनों भी कवर किया था। एज यू नो दैट OSI रेफरेंस मॉडल जो है विच इज़ डिवाइडेड इनटू 7 layers, राइट। द फर्स्ट वन विच इज़ कॉल्ड द एप्लीकेशन, second is the presentation, काम करते हैं, एप्लीकेशन जो कि हमने देखा था OSI रेफरेंस मॉडल्स के अंदर, राइट। तो फर्स्ट लेयर थी आपकी लेयर 7 एप्लीकेशन, देन हमने देखा था योर लेयर 6 प्रेजेंटेशन, लेयर 7, लेयर 5 सेशन, देन हमने देखा था लेयर 4 विच इज़ योर ट्रांसपोर्ट, देन हमने देखा था लेयर 3 द नेटवर्क लेयर, देन हमने देखा था लेयर 2 विच इज़ योर डेटा लिंक, एंड लास्ट हमने देखा था लेयर 1 फिजिकल, राइट। दिस इज ऑल डन अंडर व्हाट दी OSI रेफरेंस मॉडल्स, लाइक। उसके बाद हमने देखा था TCP/IP मॉडल्स। TCP/IP मॉडल्स में क्या हुआ था आपको याद होगा, दिस 3 लेयर एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन combined into 1 layer called application layer, fall under the TCP/IP models, right. So what does application layer do in TCP/IP? So this application layer have the ability of application, presentation and session, because this combine into 1 layer. So application layer में हमने ऑलरेडी देखा था, आपको याद होगा, in OSI reference model this application layer have the ability to give you the user interface, right. So this user interface can be your graphical or the command line. The second layer which is called the presentation layer, this presentation layer have the ability, or you can call this layer how the information is represented to the end user,
right? In the form of what? In the form of your code formatting or text formatting, or you can call the syntax formatting, right? As well as हमने देखा था सेशन लेयर के बारे में. सेशन लेयर have the ability to control on your communication, or you can call the control on the connection. This layer also responsible for establishing, managing and tearing down the sessions. Okay. Then हमने next देखा था ट्रांसपोर्ट लेयर. अब इस एप्लीकेशन लेयर पे आपको याद होगा, we saw the example over here. ऐसे हमने देखा था we add a PC over here and he is trying to accessing the web. जैसे PC1 जो है वो गूगल को, मतलब जैसे गूगल सर्वर को एक्सेस करना चाहता है या फिर आपके ईमेल सर्वर को एक्सेस करना चाहता है. सो ही इज गोइंग टू यूज अ एप्लीकेशन through a browser. So we have a multiple applications, like we have Chrome, Firefox, Mozilla and your Microsoft Edge. So these application, चाहे वो TCP/IP के हो या फिर चाहे वो OSI reference models के हो, these all the application layers using a protocol. What kind of protocol? To forward this kind of information, because this browser, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक डेटा जनरेट कर रहे हैं. एक्चुअली we are going to create a data, क्योंकि मुझे वेब सर्वर को एक्सेस करना है, आपके ईमेल सर्वर को एक्सेस करना है. सो आई एम गोइंग टू यूज द डेटा. सो ब्राउजर इट्स अ डेटा. ओके. To accessing a web browser or the email server, I am going to use an application, and this application using a protocol. These protocol have the ability to coordinate with your layer below it and the above it. Okay, मतलब इस डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए, because we have a next layer over here called the transport, क्योंकि यहाँ पे transport it's become a host to host. So application layer is going to use a protocol information to how to handle this data, and is going to add the additional information over here, and this additional information is called header information. ताकि एप्लीकेशन लेयर पे जो कुछ भी प्रोटोकॉल हम यूज़ करने वाले हैं, ये प्रोटोकॉल क्या करेगा, दिस प्रोटोकॉल हैव द एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट विद द नेक्स्ट लेयर विद देयर ओन प्रोटोकॉल्स. साथ ही साथ वो प्रोटोकॉल क्या करेगा, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भेजेगा आपके नेक्स्ट लेयर पे, ताकि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होगी, हाउ टू हैंडल दिस डेटा, इस डेटा को किस तरीके से हैंडल करना है. सो एप्लीकेशन लेयर पे मैं क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू ऐड अ पोर्ट नंबर इन्फॉर्मेशन. जैसे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं to accessing a web. So we are going to use HTTP as a protocol. HTTP जो है वो TCP बेस्ड प्रोटोकॉल है, पोर्ट नंबर काम करती है 80 पे. अगर आपको ईमेल यूज़ करना है जैसे SMTP, वो भी आपकी TCP बेस्ड प्रोटोकॉल है, राइट. तो वो भी आपके पोर्ट नंबर पे काम करेगा. सो TCP बेस्ड प्रोटोकॉल, UDP बेस्ड प्रोटोकॉल, अगर आपको स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको ईमेल आपको गूगल पे मिल जाएगी. सो SMTP यूज 25 एज अ पोर्ट नंबर. तो वो क्या करेगा, हेडर इन्फॉर्मेशन पे ऐड करेगा. जैसे मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, 80 इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है, 80 कंसिडर एज अ पोर्ट नंबर. सो जैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर पे रिसीव होगा, एज यू नो दैट ट्रांसपोर्ट लेयर हैव द एबिलिटी टू डू व्हाट. This transport layer have the ability to creating a reliable end-to-end communication, or you can call the end-to-end connection between the users. This layer also have the ability for error detection, error correction, segmentation, flow control and the sequencing. Okay, so this transport layer is going to check the protocol information. So यहाँ पे वो देखेगा पोर्ट नंबर 80 जो है वो, दिस इज रिजर्व फॉर द HTTP, एंड दिस HTTP फॉल अंडर विच प्रोटोकॉल, TCP. So adding this additional header information, that is called the encapsulation. So जैसे ये पैकेट जो है वो नेक्स्ट लेयर पे रिसीव होगा, आई एम गोइंग टू कंसिडर दिस होल पैकेट एज व्हाट, एज अ PDU. दैट्स अ PDU नंबर 1. तो जैसे ही वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे रिसीव होगा, वो कंसिडर करेगा PDU एज अ डेटा विथ एडिंग देयर ओन हेडर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हर एक लेयर ऐसे ही करेगा. हर एक लेयर क्या करेगा, PDU को कंसिडर करेगा फ्रॉम अ प्रीवियस लेयर एज अ डेटा एंड एडिंग देयर ओन हेडर इन्फॉर्मेशन. Why? Because this header information is helps to understand how to handle this data by the next layer. So I am going to add
the protocol number because TCP has its own protocol number which is called 6. ओके तो ये 6 जो है वो किसको अंडरस्टैंड होगा? आपके नेक्स्ट लेयर को, विच इज कॉल्ड द नेटवर्क लेयर, कॉल्ड द इंटरनेट. सो जैसे ये इंटरनेट लेयर पे रिसीव होगा, बिकॉज दिस इंटरनेट, दिस नेटवर्क लेयर यू कैन कॉल, दिस नेटवर्क लेयर हैव द एबिलिटी टू डू व्हाट? दिस नेटवर्क लेयर हैव द एबिलिटी टू प्रोवाइड अ एंड टू एंड कनेक्शन with using their logical addressing as well as best path selection across the network by using routing protocol information and their algorithms. So basically this layer is working on the source IP and the destination IP address as well as the protocol information as well as the protocol number. So the next layer पे जैसे ये packet receive होगा by the internet layer, he is going to consider this PDO as a data, this whole packet is considered as a data. वो चेक करेगा देयर इज 6 जो है वो प्रोटोकॉल नंबर है, तो उसको पता चल जाएगा कि ये जो पैकेट है दिस इज बिलोंग्स फ्रॉम द TCP, एडिंग इट्स ओन हेडर इन्फॉर्मेशन. अब ये हेडर इन्फॉर्मेशन किस लेयर के लिए होगी? आपके नेक्स्ट लेयर पे. सो नेक्स्ट लेयर जो है दैट इज कंबाइन इनटू वन लेयर. नेक्स्ट लेयर जो है दैट इज कंबाइन इनटू वन सिंगल लेयर विच इज नोन एज द लिंक एक्सेस. ओके सो डेटा लिंक लेयर बेसिकली क्या करता है? डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डिलीवरी बाय यूजिंग दी MAC एड्रेस लाइक सोर्स MAC एंड द डेस्टिनेशन MAC. दिस लेयर ऑल्सो कन्वर्ट्स द पैकेट इनटू फ्रेम्स, क्योंकि जैसे पैकेट जनरेट हुए आपने देखा होगा एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन वी यूज स्टिल HTTP एज अ प्रोटोकॉल, सो दिस इज कंसिडर्ड एज अ डेटा. ट्रांसपोर्ट लेयर, जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर पे हिट होगा दिस डेटा, बिकॉज दिस ट्रांसपोर्ट लेयर हैव द एबिलिटी टू डू सेगमेंटेशन, सो डेटा के क्या हो गए यहाँ पे सेगमेंट्स बनेंगे, राइट. द नेक्स्ट लेयर विच इज कॉल्ड द नेटवर्क दैट इज कंसिडरिंग वर्किंग ऑन योर सोर्स IP address and destination IP address by looking the packet header. So this segmentation converted into packets. जैसे डेटा लिंक लेयर पे हिट होगा दिस पैकेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट्स? फ्रेम्स, right. This layer have the ability to provide the flow control, error control and the access control by using what? By using LLC and the MAC. क्योंकि डेटा लिंक लेयर पे दो सब लेयर्स यूज किए जाते हैं, LLC और MAC. So LLC have the ability to looking for the protocol information, protocol number, which is also have the ability to communicate with the network layer, with the transport layer. जो कुछ भी अपर लेयर से इंफॉर्मेशन आ रही है इसके साथ वो कोऑर्डिनेट करेगा. साथ ही साथ दिस MAC लेयर, द सेकेंड सब लेयर जो है वो डेटा लिंक लेयर की, विच हैव द एबिलिटी टू ऐड द सोर्स MAC एंड द डेस्टिनेशन MAC. ओके सो नेटवर्क लेयर पे या इंटरनेट लेयर पे जैसे वो पैकेट रिसीव होगा फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट लेयर, ही इज गोइंग टू ऐड द ईथर टाइप विच इज अंडरस्टैंड बाय द LLC. सो यहाँ पे मैं ईथर टाइप यूज़ करूँगा क्योंकि हर एक लेयर पे अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं. सो नेक्स्ट लेयर पे पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोटोकॉल मैं यूज़ करूँगा फॉर एक्सेसिंग दिस डेटा. सो आई एम गोइंग टू यूज ईथर टाइप नंबर 80x0800 विच इज़ फॉर द IP. सो जैसे लिंक एक्सेस पे ये हिट होगा ऑन द डेटा लिंक लेयर, ही इज़ गोइंग टू चेक दिस ईथर टाइप विच इज़ अंडरस्टैंड बाय द LLC. LLC को पता चल जाएगा कि IP को यूज़ किया जा रहा है एज अ प्रोटोकॉल. As well as this physical layer, this physical link have the ability to converting this frame into bits. Okay, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो यहाँ पे होल पैकेट जो है आपको क्लियर हुआ किस तरीके से पैकेट की जर्नी है बाय द लेयर, अपर लेयर फ्रॉम अपर टू द लोअर लेयर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एनकैप्सुलेशन, डेटा सेगमेंट पैकेट फ्रेम्स एंड द बिट्स. और ये पैकेट जो है वो नेक्स्ट आपके डेस्टिनेशन के पास ट्रैवल करेगा. और जैसे ही नेक्स्ट लेयर पे रिसीव किया जाएगा एट द फिजिकल वन, सो ये क्या करेगा? डेटा लिंक और यू कैन कॉल द लिंक एक्सेस लेयर पे हिट होगा, तो ही इज गोइंग टू चेक द हेडर इन्फॉर्मेशन और इस हेडर इन्फॉर्मेशन को स्किप कर देगा, फिर सेंड इट बैक टू द नेक्स्ट लेयर, अपर लेयर. तो लिंक लेयर पे अगर आप देखोगे और यू कैन कॉल द लिंक एक्सेस, ही इज गोइंग टू चेक द ईथर टाइप, ताकि नेक्स्ट लेयर को पता चले कि मैं कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करूँगा टू एक्सेसिंग द डेटा.
तो जैसे ही LLC चेक करेगा, ओके दिस इज ओनली रिजर्व फॉर द IP, सेंड इट टू द नेक्स्ट लेयर। नेटवर्क लेयर पे आने के बाद क्या करेगा, नेटवर्क लेयर सबसे पहले चेक करेगा, ही इज गोइंग टू चेक द सोर्स IP एड्रेस, डेस्टिनेशन IP एड्रेस, एज वेल एज हाउ टू हैंडल दिस डेटा, क्योंकि पता नहीं मुझे HTTP कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करने वाला है, या नेक्स्ट लेयर जो है वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करने वाली। आई एम गोइंग टू चेक दी प्रोटोकॉल नंबर। तो जैसे ही हिट होगा प्रोटोकॉल नंबर 6 है, इसका मतलब दिस पैकेट इज ओनली मेंट फॉर द TCP, क्योंकि यहाँ पे TCP और UDP दो प्रोटोकॉल्स यूज़ करने वाले हैं। तो इसको पता चल जाएगा HTTP जो है वो TCP बेस्ड प्रोटोकॉल है, सेंड दिस पैकेट टू द नेक्स्ट लेयर। जैसे ही आपके ट्रांसपोर्ट या फिर होस्ट लेयर पे रिसीव होगा, ही इज गोइंग टू चेक व्हाट, ही इज गोइंग टू चेक द पोर्ट नंबर इन्फॉर्मेशन, ताकि उसको पता चले बाय यूजिंग दिस पोर्ट नंबर इन्फॉर्मेशन दिस पैकेट इज ओनली मेंट फॉर द HTTP। क्लियर हुआ? ये सारा प्रोसीजर जो है वो हमने ऑलरेडी TCP और UDP में देखा था। सो नेक्स्ट है आपका हब। इससे पहले भी मैंने आपको हब के बारे में बताया था। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर एक लेयर पे, चाहे वो फिजिकल हो, डेटा लिंक हो, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, हर एक लेयर पे उनके खुद के इम्प्लीमेंटेशन और प्रोटोकॉल्स को यूज़ किया जाता है। उसी तरीके से डिवाइसेस को भी यूज़ किया जाता है। एज यू कैन सी, फिजिकल लेयर वी हैव PC, वी हैव हब, बिकॉज हब इज अ layer 1 device. On the data link layer we have switches, layer 2, layer 3 switches. On the network layer we have a router. On the transport and the upper layer we have, let's say, firewall, क्योंकि firewall जो है वो layer 3 से लेकर up to layer 1 से लेकर up to layer 7 तक इंस्पेक्शन कर सकता है। फायरवॉल सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यूज़ किया जाता है। क्लियर हुआ? सो हर एक लेयर पे डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस और प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाएंगे। सो सबसे पहले देखते हैं हब। सो वी ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज़ द बस एंड व्हाट इज़ द रिंग टोपोलॉजी। उनके हमने प्रॉब्लम्स भी देखे थे, एडवांटेजेस साथ ही साथ डिसएडवांटेजेस बहुत थे। तो उन डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए वी इम्प्लीमेंट अ सेंट्रलाइज्ड डिवाइस कॉल्ड हब। हब क्या करता है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, हब कैन डू सो मेनी थिंग्स। इससे पहले भी मैंने आपको बताया है। जैसे दिस इज योर हब, these are your ports, this is your PC1, PC2, this is your PC3. Hub does not have any intelligent ports. Hub could not maintain their own MAC address table. Actually don't have the ability to maintain the MAC address table. So यहाँ पे MAC address है ABC, let's say DEF and the XYZ. So जैसे ही PC1 wants to communicate with the PC3, he is going to generate a packet. So he wants to send a data, let's say text packet है 1 2 3. This is a text packet. So you want to send this packet to the PC3. तो सबसे पहले वो पैकेट किसको भेजेगा? आपके हब को। हब रिसीव ऑन दिस इंटरफेस। सो बाय डिफॉल्ट हब इज योर मल्टीपोर्ट रिपीटर। बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा? इस पैकेट को हर एक इंटरफेस पे फॉरवर्ड कर देगा। सो अननेसेसरी क्या होगा? इज रिसीव्ड बाय द PC2। PC2 क्या करेगा? डेस्टिनेशन चेक करेगा। डेस्टिनेशन जो है वो PC3 है, वो इस पैकेट को डिसकार्ड कर देगा, सेंड इट टू द नेक्स्ट पोर्ट। ऐसे हर एक इंटरफेस पे इस पैकेट को वो क्या करेगा? फॉरवर्ड करेगा, जब तक आपके वो पैकेट डेस्टिनेशन के पास नहीं आता तब तक। एज वेल एज मैंने आपको बताया था, इफ PC1 एंड PC2 इज ऑलरेडी कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, ऑलरेडी ट्रांसमिटिंग द डेटा, सो लिंक इज बिजी। सो व्हाइल द लिंक इज बिजी, इफ द PC2 ऑल्सो सेंड द पैकेट टूवर्ड्स PC3, इनका पैकेट जो है वो वेट पर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज द लिंक इज ऑलरेडी बिजी। और ये हमने CSA में CD में देखा था, आपको याद होगा। सो बाय डिफॉल्ट हब जो है वो यूज करेगा CSA में कैरियर सेल्स मल्टीपल एक्सेस टू डू व्हाट? टू डिटेक्शन, कोलिजन डिटेक्शन। क्योंकि जस्ट इन केस अगर कोलिजन जनरेट हो भी जाता है, क्योंकि कंसिडर करके चलते लिंक जो है वो फ्री था फॉर योर PC1 एंड PC3, तो इन्होंने एट द सेम टाइम चेक किया लिंक इज आइडल and he is trying to send the data, he is trying to send the signal, और by the same time, जैसे हमने एग्जांपल में बताया था 12 बजे इन्होंने
सेंस किया कि लिंक जो है वो फ्री है, तो PC1 ने सेंस किया 12 बजे, सेम टाइम PC3 ने भी सेंस किया, ही इज ऑल्सो सेंडिंग द पैकेट टुवर्ड्स PC1। एक माइट भी पॉसिबल है कि एक सर्टन पॉइंट पे ये जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा, तो इनको पता भी नहीं चलेगा, because we don't have any collision detection mechanism over here. So by default hub does not have this collision detection because you need to on the CSMA CA or sorry CSMA CD manually, okay, because hub it's what, hub it's a half duplex device, right? So PC1 को कभी पता ही नहीं चलेगा मेरा जो पैकेट है वो कोलाइड हो रहा है आपके PC3 के साथ, देयर इज अ कोलिजन ऑन दिस पॉइंट, तो ये क्या करेंगे, कंटिन्यूसली पैकेट भेजते रहेंगे, which is all the useless packet, तो इनको पता चले, so you should they need to understand there is a collision occurred on my link, so they are using what, they are using a CSMA CD mechanism। so जैसे ही यहाँ पे collision detect होगा वो सिग्नल जनरेट करता है, और जैसे ही इनके पास सिग्नल आ जाएगा इनको पता चल जाएगा कि ओके जो हमने पैकेट रिसीव किया है वो आगे जाके कोलाइड हो चुका है, तो वो क्या करेंगे, सर्टेन टाइम पीरियड तक वेट करेंगे और उसके बाद उस पैकेट को, इस ट्रांसमिशन को वो स्टार्ट करेंगे। क्लियर हुआ? तो ये हमने CSMA CD और CSMA CA या फिर हमने हब्स में देखा था। सो हब इट्स अ हाफ डुप्लेक्स डिवाइस। हब डज नॉट हैव एनी एबिलिटी टू maintain their own MAC address information or MAC address table because hub does not have any intelligent ports, or you can call any forwarding ports। so यहाँ पे forwarding mechanism जो है वो port by port हो रहा है यहाँ पे, because it's a multi-layer repeater आप कह सकते हो। so इस वजह से जैसे ही collision create होगा, that hub is going to use the CSMA CD। क्लियर? तो ये हमने ऑलरेडी देखा है, आपको पता भी होगा इन द फॉर्म ऑफ CSMA, इसमें हमने देखा था कि किस तरीके से कोलिजन को डिटेक्ट किया जाता है। सो हाफ डुप्लेक्स डिवाइस कैन यूज दिस मैकेनिज्म। सो हाफ डुप्लेक्स मीन्स व्हाट, ये भी हमने बताया था, PC1 एंड द PC2 कैन कम्युनिकेट विद द ईच अदर बट नॉट ऑन द सेम टाइम। क्लियर? So hub it's a one collision domain and one broadcast domain। What is mean by that? अब जैसे मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन अभी यहाँ पे दिया था कि जैसे कोलिजन डिटेक्ट होगा, कोलिजन ऑकर होगा, वो क्या करेंगे, एक कोलिजन सिग्नल जनरेट करेंगे, एंड दैट सिग्नल इज नोन एज जैम सिग्नल। सो इट्स मेंट फॉर द 32 बिट। और जैसे ही उनको पता चल जाएगा कि जैम्स जो है जनरेट हुआ है या कोलिजन जो है वो जनरेट हुआ है, कोलिजन सिग्नल रिसीव करने के बाद दे आर वेटिंग फॉर रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम बिफोर सेंडिंग व्हाट, बिफोर ट्रांसमिटिंग द डेटा, ताकि फिर से कोलिजन क्रिएट ना हो। सो ऑल द हब पोर्ट्स आर बिलोंग फ्रॉम द सेम कोलिजन डोमेन, क्योंकि यहाँ पे हर एक इंटरफेस पे कोलिजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक इंटरफेस जो है वो सेंस करता है, हर एक इंटरफेस पे सेंस किया जाता है कि वो लिंक जैसे फ्री हो जाती है वो पैकेट को मैं फॉरवर्ड करूँगा, एंड दिस पैकेट इज फॉरवर्डेड ईच एंड एवरी पोर्ट, दैट्स व्हाई दे कॉल द ब्रॉडकास्ट डोमेन। इट्स अ वन सिंगल कोलिजन डोमेन, वन सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। एक्चुअली वन सिंगल कोलिजन नहीं होगा क्योंकि हर एक इंटरफेस पे कोलिजन क्रिएट हो सकता है, सो इट्स अ कोलिजन एंड वन सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। क्लियर? नेक्स्ट वन विच इज कॉल्ड द ब्रिज। सो ब्रिज जो है, ब्रिज हैव द एबिलिटी टू कनेक्ट योर लैन सेगमेंटेशन, ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू डिवाइड द नेटवर्क इनटू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन डोमेन। इसका मतलब ये क्या है, ये आपके स्विच की तरह भी काम करेगा एंड एक्टिंग एज लाइक अ राउटर, बिकॉज ये क्या करेगा, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को या आपके डिफरेंट टाइप ऑफ सेगमेंट्स को डिवाइड कर रहा है, फ्रेम्स को ये क्या कर रहा है यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। अल्दो ब्रिज जो है वो अभी यूज़ नहीं किया जाता है कहीं भी, बट बेसिकली वी हैव अ ब्रिज ओवर हियर। द नेक्स्ट इज लेयर टू स्विच। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इमेज है, ये फ्रिज या फिर मैंने हब की इमेज जो दिखाई थी, एक्चुअल आपकी इमेज है, एक्चुअल आपकी फिजिकल अप्लायंस की इमेज है।
ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव सो मेनी इंटरफेसेस, यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव सो मेनी इंटरफेसेस हो रही है। हर एक इंटरफेस पे मैं आपके फिजिकल डिवाइसेस को, चाहे वो पीसी हो, चाहे वो राउटर हो, चाहे वो फायर हो, चाहे वो स्विच हो, हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज योर फिजिकल डिवाइस। ओके सो व्हाट इज अ लेयर टू स्विच। अब जैसे मैंने आपको बताया था वी हैव अ प्रॉब्लम विद द हब, क्योंकि यहाँ पे वो पैकेट जो फॉरवर्ड किया जा रहा है, हब इज़ अ हाफ डुप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स डिवाइस, क्योंकि यहाँ पे PC1 और PC3 कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो बाकी कोई भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा एट द सेम टाइम। सो दैट्स वाई वी इम्प्लीमेंट अ स्विच, वी हैव अ स्विच ओवर हियर। ओके अब यहाँ पे देखो स्विच क्या करता है। जैसे वी हैव अ PC1 with the MAC address of ABC, we have PC2 with the MAC address of DEF, and we have PC3 with the MAC address of, let's say, XYZ. Okay, so let's say PC1 wants to communicate with the PC3. PC1 को लेट्स से PC3 का मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो PC1 जनरली क्या करेगा यहाँ पे, लेट्स से लैन सॉरी स्विच हैव द एबिलिटी टू कनेक्ट मल्टीपल, मेक श्योर दैट यू कैन क्रिएट अ लैन सेगमेंट्स ओवर हियर, लोकल एरिया नेटवर्क। ओके सो यहाँ पे हम लैन सेगमेंट जनरेट कर सकते हैं। ईच लैन हैव दी रिप्रेजेंट योर वन सिंगल नेटवर्क। सो कंसिडर करके चलते हैं ये सभी एक ही नेटवर्क से, जैसे ये सारे जो है वो एक ही नेटवर्क से बिलोंग कर ले, जैसे 10.0.0.0/8, लेट्स इट्स योर .1, इट्स .2 एंड .3। तो PC1 क्या करेगा, PC1 इज गोइंग टू जनरेट अ पैकेट, जैसे आप पैकेट जनरेट करेगा, इसमें सोर्स IP एड्रेस रखेगा 10.0.0.1 विच इज़ योर सोर्स IP एड्रेस। पैकेट इसको फॉरवर्ड करना है PC3 को, तो डेस्टिनेशन IP एड्रेस क्या होगा 10.0.0.3, दिस इज योर डेस्टिनेशन IP एड्रेस। दिस इज योर डेस्टिनेशन IP एड्रेस। ही इज गोइंग टू ऐड अ सोर्स मैक। सोर्स मैक क्या रखेगा खुद का, लेट्स से ABC, ओके, एज वेल एज ही वांट्स टू नो अबाउट द डेस्टिनेशन मैक। तो डेस्टिनेशन मैक यहाँ पे जनरली क्या होगा, ब्रॉडकास्ट। Okay, and this whole packet is generated by the PC1, send it to the switch. Now when this packet is received by the switch, let's say यहाँ पे इंटरफेस के नंबर्स लिखता हूँ मैं 1, let's say 2 and let's say 3. Switch have intelligent ports, means what, switch can maintain their own MAC address table with the port number. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरा MAC एड्रेस टेबल जनरेट करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा लेट्स से पोर्ट नंबर 1 पे PC1 कनेक्टेड है और उसका मैक एड्रेस क्या है, जैसे ABC। ओके सो जैसे वो क्या करेगा, इस पैकेट को फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका मैक एड्रेस इसको पता नहीं है, तो जनरली वो क्या कर सकता है, यहाँ पे पैकेट को सेंड बाय द ईच एंड एवरी इंटरफेस। वैसे जैसे वो पैकेट रिसीव किया जाएगा बाय द PC नंबर 3, ही इज गोइंग टू एक्नॉलेज दिस पैकेट। इस पैकेट को वो क्या करेगा, एक्नॉलेज करेगा, रिटर्न भेजेगा इस पैकेट को। तो इस टाइम सोर्स IP एड्रेस क्या होगा, सोर्स IP एड्रेस होगा खुद का 10.0.0.3। डेस्टिनेशन IP एड्रेस क्या होगा, यहाँ पे डेस्टिनेशन IP एड्रेस होगा PC1 का विच इज़ 10.0.0.1। सोर्स मैक रखेगा XYZ और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा आपका ABC। ओके सो अगेन क्या करेगा वो ही इज गोइंग टू अगेन मेंटेन देयर ओन मैक एड्रेस टेबल लाइक PC2, स्विच पोर्ट नंबर 2 पे PC2 कनेक्टेड है और उसका मैक एड्रेस है DEF। पोर्ट नंबर 3 पे PC3 कनेक्टेड है और उसका मैक एड्रेस है लेट्स से XYZ। दिस टेबल इज नोन एज द मैक एड्रेस टेबल।
ओके, सो जैसे नेक्स्ट टाइम अगर PC1 को या PC2 को इज ऑल्सो वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विद द PC3, तो वो भी एक पैकेट जनरेट करेगा समथिंग लाइक दिस, सेंड इट टू द स्विच 1. स्विच 1 क्या करेगा, ही रिसीव्स द पैकेट, ही इज गोइंग टू चेक देयर ओन मैक एड्रेस टेबल फर्स्ट. तो वो देखेगा PC1 जो है वो पैकेट कहाँ से आ रहा है, PC2 से, जो कि पोर्ट नंबर 2 पे कनेक्टेड है. सेंड इट टू द नेक्स्ट port which is the PC3 which is connected with the port number 3 with the having a MAC address information of XYZ. Okay, so because of that switch have intelligent ports, switch can maintain their own MAC address table, switch which is working on the source IP source MAC and the destination MAC as well, and switch is a full duplex device. just in case अगर यहाँ पे collision generate भी हो जाता है तो switch use a protocol name called STP, spanning tree protocol. Switch use STP as a protocol to do what? To make sure this LAN segment or this network is a loop free network. Okay, तो यहाँ तक क्लियर हुआ. तो स्विच मैंने आपको जैसे बताया, स्विच हैव इंटेलिजेंट पोर्ट्स व्हिच कैन मेंटेन देयर ओन मैक एड्रेस टेबल, और फिर उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेता है कि उस पैकेट को किस तरीके से फॉरवर्ड करना है. ओके, सो यू कैन चेक द सोर्स मैक एंड द डेस्टिनेशन मैक टू फॉरवर्डिंग द पैकेट ऑन द पर्टिकुलर होस्ट. ओके, साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो स्विच यूजुअली हैव अ हायर पोर्ट डेंसिटी, कैन परफॉर्म अ फॉरवर्डिंग डिसीजन एट वायर स्पीड, क्योंकि यहाँ पे मैक एड्रेस टेबल मेंटेन किया जा रहा है तो उनको ऑलरेडी पता होता है कि वो पैकेट किसको भेजना है, क्योंकि हब को तो पता नहीं है हब क्या कर रहा है. इट्स अ मल्टीपोर्ट रिपीटर, सेंड इट ईच एंड एवरी इंटरफेस, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि वो पैकेट में सोर्स, बिकॉज ही डज नॉट हैव एनी एबिलिटी टू चेक योर लेयर टू इन्फॉर्मेशन. व्हाट इज द लेयर टू इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, दिस इज अ लेयर टू इन्फॉर्मेशन. To having source MAC and the destination MAC, this is your layer 2 information. So the hub does not have the ability to check this layer 2 information, but switch have. Switch क्या करता है, वो he have the ability to check the source MAC and the destination MAC, because यहाँ पे वो क्या करते हैं, this is specially meant for to maintain their MAC address table called application specific integrated circuit. ओके, सो यहाँ पे उन्होंने यही एग्जांपल बताया. वी हैव अ PC ओवर हियर, PC1 एंड द PC A, कंप्यूटर A एंड कंप्यूटर B, एंड दिस इज कनेक्टेड विद द स्विच 1 के साथ. ये PC1 जो है वो या PC A जो है वो कनेक्ट है F0/10 और PC B जो है वो कनेक्टेड है F0/11. सो व्हेन कंप्यूटर A सेंड अ फ्रेम टू द PC B, द स्विच कैन ऐड द कंप्यूटर A's MAC एड्रेस इंफॉर्मेशन with a specific port number. तो जैसे ही ये पैकेट जो है सेंड इट टू द PC A to the switch can maintain their MAC address information and this packet is only meant for the PC B. तो जैसे ही PC B जो है वो एक्नॉलेज करेगा इस पैकेट का, वैसे PC B का भी MAC एड्रेस जो है वो क्या करेगा, स्विच अपने MAC एड्रेस टेबल में मेंटेन कर देगा. ओके, सो यहाँ तक क्लियर हुआ हब और स्विच के बीच में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है. वाई हब यूजिंग अ CSMA CA और CSMA CD, वाई स्विच यूजिंग देयर ओन प्रोटोकॉल कॉल्ड द स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल. ओके, सो यहाँ पे स्विच जो है, वाई दे कॉल लेयर टू स्विच, बिकॉज दे चेक अ लेयर टू इन्फॉर्मेशन, दे चेक द सोर्स मैक एंड द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इन्फॉर्मेशन. That's why switch can operate on a full duplex. What is the full duplex? All the workstation can communicate with each other at the same time. So communication can take place from both sides of the workstation at the same time. Okay. Now switch is a broadcast term. Why? Because जैसे मैंने आपको बताया था, to avoiding the loops, switch can use a spanning tree protocol. और इसके बारे में हम बाय प्रैक्टिकल विद डिटेल्स हम स्विच के सेशन में देखने ही वाले हैं. कंसिडर करके चलते हैं, स्विच राउटर की जगह अगर मैं स्विच को यूज़ करूँगा तो क्या होगा, बिकॉज स्विच इज अ ब्रॉडकास्ट डोमेन. सो बाय डिफॉल्ट स्विच जो है वो पैकेट को फॉरवर्ड करता है, क्योंकि जिन इंटरफेस की इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं होती है
जब तक फ्रेम जनरेट नहीं होंगे तब तक मैं उन इंटरफेस पे जो पीसेस कनेक्टेड है उनके मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन तो स्टोर नहीं कर पाऊंगा। तो बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ। सो कंसिडर करके चलते राउटर की जगह अगर मैं स्विच यूज़ करता हूँ टू फॉरवर्डिंग दिस इंफॉर्मेशन, सो आप ही सोचो कि कितना बड़ा यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग स्टॉर्म जनरेट होगा, क्योंकि हर एक इंटरफेस की इन्फॉर्मेशन मेरे पास तो नहीं होगी। वी हैव लेट्स से, क्योंकि एक पोर्ट पे लिमिटेड मैं आपके वर्क स्टेशन को कनेक्ट कर सकता हूँ। लाइक वी हैव मल्टीपल स्विचेस ओवर हियर, ऑल द स्विचेस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। हर एक स्विच जो है वो आपस में कनेक्टेड है। तो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन लेट्स से पीसी स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, 4, 5, 6 ऑल आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। सो स्विच 1 पे यहाँ पे लेट्स से 24 पोर्ट्स है, तो यहाँ पे 24 वर्क स्टेशन है। इसमें से एक वर्क स्टेशन जो है पीसी लेट्स से ए, he wants to send the packet which is connected on the switch 4, let's say PC2. So switch 1 के पास PC2 की इंफॉर्मेशन तो नहीं होगी, क्योंकि ये जो PC है दिस इज नॉट बिलोंग फ्रॉम माई पोर्ट इंफॉर्मेशन। तो वो क्या करेगा, इस पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा ऑन ईच एंड एवरी पोर्ट एज वेल एज ईच एंड एवरी स्विच। तो हर एक इंटरफेस ऐसे ही ट्रीट करेगा, हर एक स्विच जो है वो ऐसे ही ट्रीट करेगा। तो सोचो एट द सेम टाइम 24 है, एट द सेम टाइम लेट्स से 500 ऑफ यूजर्स आर ट्राइंग टू सेंड अ पैकेट टुवर्ड्स PC2 और ट्राई टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एट द सेम टाइम। तो सोचो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग जो है जनरेट होगा। टू अवॉइडिंग दिस स्विचिंग लूप्स स्विच कैन यूज स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल टू डू व्हाट, टू मेंटेन द लूप फ्री एनवायरनमेंट। ओके, स्विच के बेसिकली 3 फॉरवर्डिंग मैकेनिज्म है। एक है आपका स्टोर एंड फॉरवर्ड, जो कि फ्रेम्स को स्टोर भी करता है। स्टोर करता है इन द सेंस व्हाट, ही इज गोइंग टू स्टोर दिस फ्रेम इंफॉर्मेशन एज वेल एज ही इज गोइंग टू रन द CRC चेक, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, फॉर व्हाट, फॉर मेक श्योर दिस पैकेट इज एरर फ्री। एंड देन उसके बाद वो क्या करेगा, इस पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। Okay, we have second mechanism called cut through, or you can call the real time. Why they call real time? Because यहाँ पे मैं जनरली पहले 6 बाइट के पैकेट में से सिर्फ पहले फर्स्ट 6 बाइट को यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैं CRC को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे स्टोर तो नहीं करूँगा, चेक नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या कर दूंगा, यहाँ पे फॉरवर्ड कर दूंगा। So this method have the ability to transfer the, or you can call transmitting the data at wire speed. Okay, but the problem with this using a cut through, we don't have any error detection mechanism. The third one, which is called the fragment free, which is modified cut through method है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेगमेंट फ्री में मैं दोनों मैकेनिज्म को यूज़ करूँगा, स्टोर एंड फॉरवर्ड एज वेल एज कट थ्रू। और इस मैकेनिज्म को परफॉर्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट 64 बाइट्स को यूज़ करूँगा फ्रॉम योर फ्रेम। तो सबसे पहले क्या होगा, आई एम गोइंग टू चेक मेक श्योर दिस पैकेट इज अ एरर फ्री विथ हैविंग अ CRC and then let it go through. Okay, so frame free represent a compromise between reliability, because this store and forward have the gives you the reliability option as well as cut through gives you the speed option. Okay, next thing, it's a router. Now what router do? Router have the ability to connecting a multiple network together. Router have the ability to connecting different types of network together with running their own routing protocols, with having their own routing you can call the abilities to maintain their own routing table. अब ये routing table हर एक router maintain करता है, that has to make sure to forwarding the packet with using a best path selection. मतलब यहाँ पे बेस्ट पाथ सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो यूज़ किया जाएगा। किस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो, फॉर एग्जांपल, अब हब कॉन्ट्स के बारे में तो आपको पता ही है, ठीक है ना। सो लेट्स से वी हैव राउटर 1 ओवर हियर,
we have router 2, we have router 3, we have router 4, ओके। सो ये कंसिडर करके चलते हैं, यहाँ पे मेरा एक PC1 है एंड हियर इज माय PC2. Here is a network. Let's say there is network called A, there is network called B, we have network C and we have network D. तो जैसे दो राउटर्स आपस में कनेक्टेड है विद अ सिंगल केबल और यू कैन कॉल द डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस, these two routers can मैं कहूँगा these two router using a same kind of network, belongs from the same network, has to be. ओके तो राउटर 1 और राउटर 2 डायरेक्टली कनेक्टेड है, साथ ही साथ वो एक ही नेटवर्क से बिलोंग कर रहा है विच इज़ नेटवर्क ए. 2 एंड 3 एक ही नेटवर्क में है, साथ ही साथ वो डायरेक्टली कनेक्टेड भी है. 3 एंड 4 एक ही नेटवर्क में है, साथ ही साथ वो डायरेक्टली कनेक्टेड भी है. एंड 1 एंड 4 एक ही नेटवर्क में है, साथ ही साथ वो एक ही इंटरफेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है. तो हर एक राउटर क्या करेगा, अपने अपने नेटवर्क्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो मेंटेन करता है, अपने अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स की इन्फॉर्मेशन. मतलब राउटर 1 पे उसके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स कितने हैं, 2. एक है नेटवर्क ए और दूसरा है नेटवर्क डी. ओके उसी तरीके से राउटर 2 के पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कितने हैं, 2. एक है ए, दूसरा है बी. उसी तरीके से राउटर 3 के पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कितने हैं, 2. एक है डी बी और दूसरा है सी. और साथ ही साथ आपका राउटर 4 जो है उसके साथ भी 2 नेटवर्क जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक है डी और दूसरा है सी. तो जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं उनसे भी नेटवर्क्स की इन्फॉर्मेशन राउटर क्या करता है, अपने राउटिंग टेबल में मेंटेन करता है. अब कंसिडर करके चलते हैं PC1 ट्राई टू सेंड अ पैकेट टूवर्ड्स PC2. अब PC1 जो है वो ए नेटवर्क से है और PC2 जो है वो कंसिडर करके चलते हैं ही इज़ बिलोंग फ्रॉम, जैसे PC1 जो है वो ही इज़ बिलोंग फ्रॉम X नेटवर्क. तो यहाँ पे और एक डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होगा एज ए X और PC2 जो है वो Y नेटवर्क में है. फॉर एग्जाम्पल तो Y नेटवर्क से हैं, तो PC4 के पास भी 3 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे उसके राउटिंग टेबल में. कौन से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, एक है D, एक है C और दूसरा है Y. अब यहाँ पे और एक चीज़ इंटरेस्टिंग मैं आपको बता रहा हूँ. अब राउटर 1 क्या करेगा, देखो राउटर 1 देखेगा PCA जो है, सॉरी राउटर 1 जो है वो A नेटवर्क में भी है और A नेटवर्क के साथ वो कौन सा राउटर जो है वो A नेटवर्क से बिलोंग कर रहा है, राउटर 2. सो राउटर 2 इट्स माय नेबर बिकॉज वी आर बिलोंग फ्रॉम द सेम नेटवर्क एज वेल एज डायरेक्टली कनेक्टेड. 1 और 4 के बीच में कॉमन नेटवर्क कौन सा है, D. सो राउटर 4 इज ऑल्सो माई नेबर. और PC1 एंड राउटर 1 के बीच में कॉमन नेटवर्क कौन सा है, लेट्स से X. सो दिस इज ऑल्सो माई नेबर. उसी तरीके से राउटर 4 पे भी राउटर 4 देखेगा 1 और 4 के बीच में D नेटवर्क जो है कॉमन है, तो राउटर 1 इट्स माय नेबर. राउटर 3 और राउटर 4 के बीच में कॉमन नेटवर्क कौन सा है, C. सो राउटर 3 इज माय नेबर. और PC2 और राउटर 4 के बीच में कॉमन नेटवर्क कौन सा है, Y. सो यू कैन कॉल द PC2 इट्स माय नेबर. फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ किस तरीके से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश्ड होगा. सो ये जो है ये दिस इज योर राउटिंग टेबल इंफॉर्मेशन. अब राउटर 1 को कौन से नेटवर्क के बारे में पता नहीं है, कौन से ऐसे नेटवर्क है जो उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. राउटर 1 को पता नहीं है वेयर इज B नेटवर्क और वेयर इज C नेटवर्क और वेयर इज Y नेटवर्क. उसी तरीके से राउटर 2 को भी पता नहीं है कौन से नेटवर्क्स के बारे में, वेयर इज D नेटवर्क, वेयर इज C नेटवर्क एंड वेयर इज Y एंड वेयर इज X नेटवर्क. उसी तरीके से 3 को भी पता नहीं है कौन से नेटवर्क्स के बारे में, वेयर इज A नेटवर्क, वेयर इज X नेटवर्क, वेयर इज D नेटवर्क एंड वेयर इज Y नेटवर्क. उसी तरीके से PC4 को भी कौन से नेटवर्क्स के बारे में पता नहीं है. PC4 को पता नहीं है X नेटवर्क के बारे में, A नेटवर्क के बारे में, B नेटवर्क के बारे में. सो इन नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन जब तक राउटर 1 अपने राउटिंग टेबल में मेंटेन नहीं करता तब तक वो कोई भी पैकेट उन नेटवर्क्स के लिए फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा. इसका मतलब PC1 ने अगर कोई पैकेट जनरेट किया है तो PC1 क्या करेगा, इसमें सोर्स IP एड्रेस रखेगा खुद का X और डेस्टिनेशन IP एड्रेस रखेगा Y जो PC2 का है. और ये पैकेट मैं किसको भेजूंगा, राउटर 1 को. राउटर 1 सबसे पहले चेक करेगा X तो है मेरे पास बट मेरे पास Y नेटवर्क की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है.
So getting this kind of information, router can run a routing protocol. Router can run the routing protocol. ओके, सो राउटर क्या करेंगे, राउटिंग प्रोटोकॉल को जनरेट करेंगे, राउटिंग प्रोटोकॉल को एग्जीक्यूट करेंगे ऑन द नेटवर्क. तो हर राउटर क्या करेगा, अपने अपने राउटिंग प्रोटोकॉल, बट मेक श्योर दैट ऑल द राउटर्स आर बिलोंग फ्रॉम द सेम राउटिंग प्रोटोकॉल. जैसे मैं राउटिंग प्रोटोकॉल यहाँ पे चला रहा हूँ, जैसे XYZ. सो यूजिंग दिस XYZ एज अ प्रोटोकॉल, राउटर 1 क्या करेगा, इन सभी नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा. तो कंसिडर करके चलते हैं XYZ राउटर 1 पे भी चलाया, 2 पे भी चलाया, 3 और 4 पे सभी राउटर्स पे चलाया. अब उनके पास उन नेटवर्क्स के भी इंफॉर्मेशन है जो नेटवर्क्स उनको पता नहीं था. अब यहाँ पे देखो ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है, अब Y नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जो है वो राउटर 1 के पास 2 राउटर से आएगी, क्योंकि हमने सब एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ किया है सभी राउटर्स के लिए, सभी नेटवर्क्स के लिए. तो हर कोई राउटर, राउटिंग प्रोटोकॉल का काम ही क्या होता है, अपने राउटिंग टेबल को एडवर्टाइज करना. मतलब राउटर 1 क्या करेगा, XYZ को रन करेगा और अपना राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन जो है, मतलब मेरे पास A नेटवर्क है, मेरे पास D नेटवर्क है, मेरे पास X नेटवर्क है, ऐसी इंफॉर्मेशन राउटर 1 राउटर 2 को भी भेजेगा और 4 को भी भेजेगा. उसी तरीके से राउटर 4 क्या करेगा, मेरे पास D है, मेरे पास C है, मेरे पास Y नेटवर्क है, ऐसी इंफॉर्मेशन राउटर 4 3 को भी भेजेगा और 4 को भी भेजेगा. फिर राउटर 3 क्या करेगा, 4 की जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है और मेरे पास जो एडिशनल नेटवर्क्स की इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन मैं 2 को भेजूंगा और 2 सेम इन्फॉर्मेशन 1 को भी भेजेगा. इसका मतलब हर किसी के पास हर कोई इन्फॉर्मेशन होगी, हर किसी नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन होगी. सो राउटर प्रोटोकॉल और राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करते हैं, राउटर प्रोटोकॉल इज ओनली मेंट फॉर सेंडिंग अ डेटा एंड राउटिंग प्रोटोकॉल इट्स ओनली मेंट फॉर एक्सचेंजिंग योर राउटिंग टेबल इन्फॉर्मेशन. ओके, ये मैं राउटिंग सेशन में और भी डिटेल में बताऊंगा आपको ये किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है. सो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे अब राउटर 1 के पास सेम नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन 2 लोकेशन से आ रही है. कौन से नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन, Y नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन. तो Y नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन मेरे पास राउटर 2 से भी आ रही है, Y नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन मुझे राउटर 4 से भी आ रही है. अब क्या होगा, PC1 को अगर कोई एक पैकेट भेजना है PC2 के लिए, तो राउटर 1 क्या चेक करेगा, डेस्टिनेशन जो है वो Y है, Y के नेटवर्क के पास जाना है, तो मैं पैकेट राउटर 2 को भी भेजूंगा और राउटर 4 को भी भेजूंगा. तो ये पैकेट राउटर 1 2 को भी भेजेगा और अननेसेसरली राउटर 4 को. तो एक पैकेट 2 बार जा रहा है. क्लियर हुआ. तो अननेसेसरली और एक पैकेट जनरेट हो रहा है, अननेसेसरली राउटर 2 और राउटर 4 ये दोनों भी अपने अपने लिंक्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, बैंडविड्थ को यूटिलाइज कर रहे हैं, प्रोसेसिंग पावर को यूटिलाइज कर रहे हैं. तो इस कंडीशन में क्या होगा, सो अवॉइडिंग दिस काइंड ऑफ डुप्लीकेशन, राउटर इज नॉट ओनली रिसीविंग द नेटवर्क इंफॉर्मेशन, अदर नेटवर्क इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नेबर. अगर ऐसा कोई इंसिडेंस आ जाता है कि एक ही नेटवर्क की, सेम नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मुझे 2 अलग अलग राउटर से आ रही है, तो यहाँ पे मैं मैट्रिक्स को यूज़ करता हूँ. व्हाट इज़ द मैट्रिक, हम आगे देखेंगे. बिकॉज एवरी routing protocol which is working on their routing algorithms, like bandwidth, like we have the delay, we have hop counts. तो hop count का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. अब देखना, राउटर 1 को Y के PC2 के पास जाना है, तो यहाँ से आप देखोगे वहाँ उसके पास PC2 तक जाने के लिए कितने राउटर्स के थ्रू जाना पड़ेगा. एक तो यहाँ से राउटर 1 के 2 के लिए, राउटर 2 से फिर राउटर 3 से राउटर 4, मतलब 3 हॉप्स. अगर मैं राउटर 2 से जाता हूँ तो मुझे 3 हॉप्स मतलब 3 राउटर्स को क्रॉस करके जाना पड़ेगा. अगर मैं इस लिंक से जाता हूँ, तो अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे सिर्फ राउटर 4 को ही क्रॉस करके जाना है, मतलब इट्स अ 1 हॉप अवे. इसका मतलब राउटर 2 क्या करेगा, ये नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन, Y नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन जब राउटर 1 के पास भेजेगा तो वो देखेगा अगर आपको राउटर मेरे से होके जाना है तो आपको कितने हॉप्स अवे दूर है, इट्स 2 हॉप्स, इट्स 3 हॉप्स अवे. और राउटर 4 क्या बोलेगा, अगर आपको PC2 के पास जाना है इट्स 1 हॉप अवे. अब राउटर 1 के पास एक मैं कहूँगा एक चॉइस आ जाता है टू मेक अ डिसीजन इफ़ यू हैव अ मल्टीपल सिंगल नेटवर्क इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मल्टीपल राउटर्स. सो वो क्या करेगा, ही इज गोइंग टू फाइंड अ बेस्ट पाथ. सो बेस्ट पाथ कौन सा है, इट्स अ 1 हॉप.
सो इसी तरीके से हॉप काउंट का कंसिडर किया जाएगा एज अ मैट्रिक, बैंडविड्थ को कंसिडर किया जाएगा एज अ मैट्रिक। सो व्हाट इज द एडमिशन डिस्टेंस हम आगे देखेंगे, तो आपको और भी डिटेल में पता चल जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? सो नेक्स्ट थिंग विच इज कॉल्ड द एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कोर राउटर। अब देखो ये जो है वो बेसिकली आपके एंटरप्राइज नेटवर्क में भी होता है, आपके कोर नेटवर्क में भी होता है, कोर एंटरप्राइज में भी। दो कम्युनिकेशन जो है, कनेक्शन जो है वो किस तरीके से टेक प्लेस किया जाता है वो देखते हैं। सो कंसिडर करके चलते हैं, दीज आर ऑल माई क्लाइंट्स ओवर हियर। So all the clients are connected their own, what you call the customer edge router called C. Let's say C number 1. This all the clients which is in India, और मेरे और भी clients हैं यहाँ पे, same company है which is in US. So they also are connected with the customer edge. This is your access layer. These customer edges are connected with their providers. So this access layer kind of setup आप अपने corporate network में देख सकते हो, या फिर आपके small office, home office में भी देख सकते हो। So all these access layers, routers, which is called the customer edge, they are connected with a provider edge, which is called the service providers. So different kind of service provider. This kind of layer is called the distribution layer. Okay. So this distribution layer have the ability to connect a multiple WAN link. So मैं यहाँ पे multiple आपके provider edges के साथ connect रह सकता हूँ। So this is your service provider 1, this is your service provider 2, we have service provider number 3. So they are going to all are connected, and these all service providers are going to connect with a provider with a single cloud called the internet. This is your provider edge, and this is your main, you can say, the provider, call the core router, or you can call the edge router. So these router have the ability to connecting multiple core routers as well as multiple distribution routers. These distribution routers have the ability to connect multiple service providers over here as well as multiple access layers. Okay, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली एक्सेस लेयर जो है वो दैट इज इंक्लूडिंग फॉर योर स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस, these distribution routers, or you can call the aggregate, they segregate the traffic from the multiple access routers. So that is only meant for what? Meant for the service across within a WAN, or you can create a multiple WAN interfaces over here. And the core router you can call the enterprise. This is you can call a backbone layer, a backbone router. That is have the ability to connect a different distribution layers, or you can call the different distribution routers together. This is generally जो है वो large enterprise network में आप देख सकते हो। Clear हुआ? The next one which is called forwarding information base. अब आपको इस information को थोड़ा सा understand करने के लिए मैं आपको एक example बताता हूँ कि ये किस तरीके से होता है, ठीक है? देखो ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे राउटर 1 कनेक्टेड है, इज कनेक्टेड विद द राउटर 2. So both routers are directly connected. It means they are belong from the same network. So 192.1. Let's say 12.0/24. Every router can maintain their own MAC address, own routing table over here. So this interface number यहाँ पे देता हूँ, let's say f1/0.1, मतलब इस f1/0 का IP एड्रेस होगा 192.1.12.1. व्हाट इज द IP एड्रेस, ये हम आगे सब कुछ देखने वाले हैं, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये समझ लेते हैं. router to have f1/0 over here with the IP address of 12.2.
राउटर 1 के पीछे कोई जैसे लैन सेगमेंट है मेरा, यहाँ पे नेटवर्क है जैसे 10.1.1.0 और यहाँ पे इंटरफेस जो है वो है F0/0। यहाँ पे देयर इज़ अ PC, उसका आईपी एड्रेस है 10.1.1.1। यहाँ पे भी एक PC लेते हैं, इसका आईपी एड्रेस है जैसे 10.2.2.2। राउटर 2 का और एक इंटरफेस है जैसे F0/0 जो कि नेटवर्क में है 10.2.2.0/24 और इस वाले इंटरफेस का F0/0 का आईपी एड्रेस है .2। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्लियर होगा, राउटर 1 जो है इसके दो इंटरफेसेस हैं। एक इंटरफेस है F0/0 जहाँ पे आईपी एड्रेस है आपका 10.1.1.1.1 और दूसरा इंटरफेस जो है वो है F1/0 जहाँ पे आईपी एड्रेस है 192.1.12.1। एवरी इंटरफेस हैव देयर यूनिक मैक एड्रेस। हर एक इंटरफेस का अपना खुद का अलग एक यूनिक मैक एड्रेस रहता है, चाहे वो फिर राउटर का हो, स्विच का हो या फिर आपके पीसीस का हो। उसी तरीके से राउटर 2 पे भी क्या होगा, राउटर 2 ऑल्सो हैव 2 इंटरफेसेस। एक इंटरफेस जो है वो F0/0 है, वहाँ पे कौन सा आईपी एड्रेस दिया है 10.2.2.2। अब ये F0/0 के साथ यहाँ पे मेरा PC2 कनेक्टेड है और यहाँ पे राउटर 1 के साथ PC1 कनेक्टेड है। उसी तरीके से राउटर 1 का जो F1/0 इंटरफेस है वहाँ पे मेरा वहाँ पे मेरा क्या है राउटर 2 कनेक्टेड है। उसी तरीके से राउटर 2 का और एक इंटरफेस है F1/0। यहाँ पे नेटवर्क क्या है, आईपी एड्रेस क्या है 192.1.12.2 जो कौन से इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है, राउटर 1 के F1/0 के साथ। तो यहाँ पे राउटर 1 कनेक्टेड है। तो हर कोई राउटर क्या करेगा, अपना राउटिंग टेबल जनरेट करेगा। उस राउटिंग टेबल में क्या इन्फॉर्मेशन होगी, अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स की इन्फॉर्मेशन विद द इंटरफेस, विद देयर डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस। ओके, अब कंसिडर करके चलो राउटर 1 को कौन से नेटवर्क के बारे में अभी पता नहीं है, अभी इस नेटवर्क के बारे में पता नहीं है 10.2.2.0। तो मैं राउटिंग प्रोटोकॉल रन करूंगा और इस नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन मैं रिसीव करूंगा। कौन से नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन 10.2.2.0 और ये नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से आ रही है, राउटर 2 से। उसी तरीके से राउटर 2 को पता नहीं है 10.1.1.0 के बारे में, तो इस नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन मैं रिसीव करूंगा ऐसे 10.1.1.0 कहाँ से, राउटर 1 से। अब राउटर 1 को पता है कि जब कभी भी मुझे इस नेटवर्क के पास जाना है तो पैकेट इसको भेजो राउटर 2 को, और राउटर 2 को भी पता है, राउटर 1 और 2 को भी पता है कि इस नेटवर्क के पास जाना है तो पैकेट इसको भेजो राउटर 1 को, बिकॉज राउटर 2 एंड राउटर 1 दे आर माई नेक्स्ट हॉप। अब देखना PC1 का और PC2 का। तो PC1 का यहाँ पे मैक एड्रेस है जैसे ABC, PC2 का मैक एड्रेस है जैसे DEF। अब PC1 जो है वो PC2 को कोई पैकेट भेजना चाहता है तो वो क्या करेगा, ही इज गोइंग टू जनरेट अ पैकेट जिसमें सोर्स आईपी एड्रेस होगा PC1 का जो कि है 10.1.1.1। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या होगा PC2 का जो कि है 10.2.2.2। सोर्स मैक रखेगा खुद का, क्या रखेगा ABC। अब ये पैकेट जो है वो किसको भेजने वाला हो, राउटर 1 को, तो मैं डेस्टिनेशन मैक रखूंगा राउटर 1 का। तो राउटर 1 का डेस्टिनेशन मैक लेते रहे सर राउटर 1 R1 मैक। ओके, और ये पैकेट कहाँ से जनरेट हुआ है, PC1 से, राइट। दिस इज जनरेटेड फ्रॉम वेयर, दिस इज जनरेटेड फ्रॉम PC1, सेंड इट टू द राउटर 1। अब राउटर 1 के पास जैसे ही वो पैकेट रिसीव होगा, राउटर 2 लेयर 2 इन्फॉर्मेशन, दिस इज योर लेयर 2 इन्फॉर्मेशन, ओके, एंड दिस इज योर लेयर 3 इन्फॉर्मेशन। वो चेक करेगा आपके लेयर 3 इन्फॉर्मेशन को, ही कुड नॉट चेक द लेयर 2 इन्फॉर्मेशन ओवर हियर, ही चेक द लेयर 3। वो चेकेगा सोर्स क्या है 10.1.1.1, ये तो मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। डेस्टिनेशन क्या है 10.2.2.2, मुझे पता नहीं 10.2.2 कहाँ पे। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरा राउटिंग टेबल चेक करूँगा,
राउटिंग टेबल में देखूंगा ओके 10.2.2.0 के पास जाना है, पैकेट इसको भेजो राउटर 2, इसका मतलब ये जो डेस्टिनेशन है वो किसके पीछे है, राउटर 2 के पीछे है। अब राउटर 1 क्या करेगा, इस लेयर 3 इंफॉर्मेशन को ऐसे ही रखेगा, ही इज नॉट गोइंग टू चेंज दिस इंफॉर्मेशन, ही इज नॉट गोइंग टू चेंज दिस इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे वो लेयर 3 हेडर जो है वो एज इट इज रखूंगा। अब मैं क्या करूँगा, बिकॉज आई नीड टू सेंड दिस पैकेट टूवर्ड्स द R2, I am going to change the layer 2 information over here. अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सोर्स आईपी एड्रेस रखूँगा सेम 10.1.1.1, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा 10.2.2.2, सोर्स मैक क्या रखूँगा मैं खुद का R1 मैक, डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, किसका होगा, R2 का, बिकॉज ही इज माई नेक्स्ट हॉप, तो डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, राउटर 2 मैक, और फिर उसके बाद ये पैकेट जो है वो किसको फॉरवर्ड होगा, राउटर 2 को। राउटर 2 क्या करेगा, फिर PC1 को फॉरवर्ड करेगा, और रिटर्न पैकेट जैसे होगा सेम यही प्रोसेस होगी। PC1 भी क्या करेगा, PC2 भी क्या करेगा, सोर्स आईपी एड्रेस रखेगा 10.2.2.2, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस रखेगा 10.1.1.1, सोर्स मैक रखेगा खुद का जो कि है DEF, और डेस्टिनेशन मैक किसका होगा, राउटर 2 के इस वाले इंटरफेस का F0/0 का। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, कंसिडर करके चलते हैं, यहाँ पे एक ही PC है, ऐसे यहाँ पे जैसे 50 या 500 पीसीज है, और इन सभी 500 पीसीज को मैं पैकेट भेजना चाहूँगा, तो राउटर 1 क्या करेगा, हर बार अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा, और हर बार वो इस लेयर 2 इंफॉर्मेशन को रीराइट करेगा, मतलब चेंज करेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेयर 2 रीराइट इंफॉर्मेशन। तो PC1 क्या करेगा, पैकेट भेजेगा राउटर 1 को, राउटर 1 क्या करेगा, लेयर 2 इंफॉर्मेशन को रीराइट करेगा, और फिर पैकेट को फॉरवर्ड किया जाएगा। So this kind of flow, this kind of setup, or this kind of let's say what you call the process, you can call the process switching। क्योंकि सोचो हर बार राउटिंग टेबल चेक करो, लेयर 2 इंफॉर्मेशन को चेंज करो, और फिर पैकेट को फॉरवर्ड करो, ये हर बार होगा, चाहे वो फिर राउटर 1 से हो, चाहे वो राउटर 2 से हो, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रोसेस स्विचिंग। टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, सिस्को इंट्रोड्यूस CF स्विचिंग, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। CF क्या करता है, CF अपना सबसे पहले राउटिंग टेबल चेक करेगा, राउटिंग टेबल चेक करने के बाद वो सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस चेक करेगा, और उनके मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन वो सबसे पहले रेडी करके रखता है। अब यहाँ पे देखो प्रोसीजर कैसे होगी, तो ये प्रोसेस स्विचिंग आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो CF क्या करेगा यहाँ पे, ऑन R1 CF वो चेक करेगा अपना राउटिंग टेबल, सबसे पहले राउटिंग टेबल में चेक करेगा, जैसे 10.2.2.2 के नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, सो वी हैव अ नेटवर्क कॉल 10.2.2.0, ओके। सो इस नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन मुझे कौन भेज रहा है, R2, राइट। तो वो क्या करेगा, राउटर 2 के मैक एड्रेस के टेबल की इन्फॉर्मेशन अपने मैक एड्रेस टेबल में, अपने CF टेबल में चेक ये करेगा, मेंटेन करेगा। सो इस नेटवर्क के पास जाना है, 10.2.2.0 के पास जाना है, सेंड दिस पैकेट टू व्हाट, टू R2, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम R1। तो वो पैकेट में सबसे पहले सोर्स मैक ऐड करेगा, सोर्स मैक क्या होगा, R1 मैक। सेंड दिस पैकेट टुवर्ड्स व्हाट, क्योंकि हर बार मुझे इसी नेटवर्क के पास जाना है, तो पैकेट हमेशा किसको भेजो, राउटर 2 को भेजो। तो राउटर 2 क्या होगा, एज योर डेस्टिनेशन मैक, R2 मैक। So CF make sure this information is ready, सो हर बार क्या होगा देखो, फिर से क्या होगा, PC1 जो है वो पैकेट फॉरवर्ड करना चाहता है PC2 को, तो सोर्स आईपी एड्रेस रखेगा 10.1.1.1, डेस्टिनेशन रखेगा 10.2.2.2, सोर्स मैक क्या रखेगा,
ABC, डेस्टिनेशन मैक होगा राउटर 1 का, सेंड इट बैक टू द राउटर 1। अब राउटर 1 सबसे पहले चेक करेगा अपना राउटिंग टेबल, वो देखेगा 10.2.2.0 के पास जाना है। उसके बाद वो क्या करेगा, CF टेबल को चेक करेगा, CF इंफॉर्मेशन को। CF जो है वो इस इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है। इन द न्यू काइंड ऑफ टेबल इज नोन एज, sorry, in the new kind of table is called CAM table, is known as CAM table, and this information is known as forwarding information base, FIB। तो ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मेंटेन रहेगी मेरे CAM टेबल में, चाहे वो 10.2.2.2 का नेटवर्क हो, चाहे वो कोई भी नेटवर्क हो। हर एक नेटवर्क की एंट्री, स्पेसिफिक एंट्री मैं CAM टेबल में मेंटेन करके रखूँगा। तो जैसे ही राउटर 1 क्या करेगा, अपने CAM टेबल में चेक करेगा, CF टेबल में चेक करेगा, वो देखेगा ओके मुझे क्या करना है, इस लेयर टू रीराइट हेडर को यहाँ पे सिर्फ कॉपी करना है, क्योंकि मुझे पता है कि इस नेटवर्क के पास जाना है, यूज दिस सोर्स, यूज दिस डेस्टिनेशन। क्लियर हुआ? सो दिस इज योर CAM, दिस इज योर FIB। So if you are going to use a CAM table, this CAM table have the ability to forwarding information base with using a routing content। मतलब क्या करेगा, वो अपने इस प्रोसेस को स्पीड अप करेगा, इस प्रोसेस को स्पीड अप करेगा। कौन से प्रोसेस को? टू फॉरवर्डिंग द पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन बाय लुकिंग फ्रॉम वेयर, बाय लुकिंग देयर ओन राउटिंग टेबल। And this all kind of information that is maintained by the CAM table, and use this information to forward from specific source to specific destination, and this information is known as forwarding information base। So clear हुआ CAM and the FIB? So basically CAM क्या करता है यहाँ पे, that is used in certain very high speed searching application। You can call the cache, you can call the cache memory। Okay, now the layer 3 switch। Why they call the layer 3 switch? Because this layer 3 switch have the ability to read your layer 2 information as well as a layer 3 information। मतलब वो layer 3 information को भी चेक कर सकती है as well as layer 2 के information को भी चेक कर सकती है। इसका मतलब यहाँ पे जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, because this router have the ability to connect different types of network together, we can use a layer 3 switch as a router। मतलब ये layer 3 switch के पास इस layer 2 information को भी चेक करने की एबिलिटी है, साथ ही साथ layer 3 information को भी चेक करने की एबिलिटी। मतलब this layer 3 switch have the ability to check source MAC, destination MAC as well as your source IP address and the destination IP address। सो मैं राउटर इस लेयर 3 स्विच को एक्टिंग एज लाइक अ राउटर बट नॉट इन अ वेरी लार्ज नेटवर्क, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज जो है वो आपके लेयर 3 स्विच राउटर की तरह काम नहीं कर सकता। इट एक्टिंग एज लाइक अ राउटर, मैं रिप्लेसमेंट कह सकता हूँ उसको एज अ राउटर, बट इन अ स्मॉल नेटवर्क इट्स गुड। बट लार्ज नंबर ऑफ द नेटवर्क या फिर वैन, अगर मेरे पास बहुत बड़ा नेटवर्क है तो यहाँ पे मैं राउटर को ही प्रेफर करूँगा, आपके लेयर 3 स्विच को यहाँ पे प्रेफर नहीं करूँगा। Because this layer 3 switch have a limited kind of features from the router। Okay, so यहाँ पे आप उनके एक्शंस भी देख सकते हो। So जैसे आपके राउटर जो है वो आपका IP एड्रेस चेक करता है, आपकी लेयर 2 लेयर 3 इंफॉर्मेशन को चेक करता है, साथ ही साथ TTL फील्ड को चेक कर सकता है। That has to be make sure the making a logs, updating the network information from the SNMP, make sure the logs on the management information base, also have the ability for the flow controlling and the quality of services। Okay, so what is the difference between layer 2 and the layer 3 switch? आप जैसे देख सकते हो लेयर 2 स्विच जो है वो डेटा लिंक लेयर पे ऑपरेट किया जाता है, लेयर 3 स्विच जो है वो नेटवर्क लेयर पे ऑपरेट किया जाता है। As you can see, the layer 2 switch sends a frames with using a source MAC and the destination MAC। This layer 3 switch have the ability which is working on the source IP address and the destination IP address। So layer 3 switch के पास layer 2 और layer 3 दोनों की भी फंक्शनैलिटीज है।
Okay, most of the layer 2 switches that is only reduced to traffic on the local area network, and this layer 3 switch have the ability to implement multiple VLANs together. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हो लेयर 2 स्विच जो है वो बेसिकली आपके लेयर 3 इंफॉर्मेशन को स्किप करता है क्योंकि उसको रीड नहीं कर सकता, और लेयर 3 स्विच जो है इट शुड टेक सम टाइम टू रीड योर लेयर 2 एंड द लेयर 3 इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम. This layer 2 switch have a single broadcast domain, and this layer 3 switch have a multiple broadcast domains. You can see that this layer 2 have the ability to communicate within a network. मतलब layer 2 switch जो है वो सिर्फ 10 के network से. Let's say we have switch over here. This is connected with a 10 network. Let's say 10.1.1.0. So this layer 2 switch have the ability to only communicate with the same network. Let's say we have another switch over here. लेयर 2 स्विच, और यहाँ पे नेटवर्क है जैसे 10.2.2.0 डिफरेंट नेटवर्क. सो दिस लेयर 2 स्विच कुड नॉट कम्युनिकेट विद दिस नेटवर्क. अगर आप चाहते हो कि ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करें, वी हैव अ लेयर 3 डिवाइस कॉल राउटर एज वेल एज लेयर 3 स्विच, बिकॉज दिस लेयर 3 स्विच हैव द एबिलिटी टू कनेक्ट मल्टीपल VLANs, मल्टीपल नेटवर्क्स टुगेदर. ओके, the second one is called the multi-layer switch. This multi-layer switch which is working on your layer 2, layer 3 and the layer 4. We have the ability to check your layer 2 information, layer 3 information as well as the layer 4 information. Okay, और यूजुअली ये जो स्विचेस है मल्टी-लेयर स्विचेस है वो आप लार्ज एंटरप्राइज नेटवर्क LAN में देख सकते हो, स्पेशल काइंड ऑफ नेटवर्क एनवायरनमेंट, which is also a more expensive. क्यों? क्योंकि this layer have multi-layer functionalities. Alright? तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था लेयर 2 स्विच किस तरीके से काम करता है, लेयर 3 स्विच किस तरीके से काम करता है, और मल्टी लेयर स्विच जो है वो कंबाइन करता है आपके लेयर 2 इंफॉर्मेशन को, लेयर 3 इंफॉर्मेशन को और लेयर 4 इंफॉर्मेशन को. It have the ability to give you the high speed scalability with what? With low latency. Multi-layer switch can move traffic at wire speed. Also have the ability to providing a layer 3 routing. It means this layer have the ability to run your routing protocols like RIP, like EIGRP, like OSPF. Because we are having a routing functionality, this router, this switch can make a decision like a router. Make a decision like a router. By what? By using a ASIC with the help of content addressable memory. जैसे कि मैंने आपको अभी फॉरवर्डिंग मैकेनिज्म के बारे में बताया था, FIB with having CAN table, something like this. Okay? तो यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टी लेयर स्विच कैन मेक राउटिंग डिसीजन, राउटिंग एंड द स्विचिंग डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन देयर MAC एड्रेस इंफॉर्मेशन, based on protocol information, based on IP address information, based on the protocol field in the network layer information, based on the port number information. Okay, port number for the transport layer, protocol field and the IP field for the network layer, and the frames for the data link, and the MAC same for the data link. Okay, multi-layer switch also have the ability to implement a quality of services. What is mean by the quality of services? सबसे पहले वो समझ लेते हैं कि what is a quality of services. Okay, I hope आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि what is layer 2 switch, what is layer 3 switch, what is multi-layer switch, what is router, what is hub. अब देखते हैं what is quality of services. Okay, so QoS stand for quality of services. So this quality of services have the ability to control the traffic on particular network. These quality of services have the ability to control amount of bandwidth, amount of traffic. These quality of services have the ability to set upper limit. What is upper limit? सबसे पहले वो समझ लेते हैं, कंसिडर करके चलते हैं
This is your router. This is connected with, let's say, router 2. We have internet connectivity over here. और यहाँ ये मेरा, जैसे यहाँ पे मेरा LAN सेगमेंट है. जैसे यहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स हैं, जैसे 1000 यूज़र्स हैं यहाँ पे. Every user wants to accessing the web, accessing the email, accessing the multiple applications over the network. So ये क्या करेंगे, ये बहुत काइंड ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक जनरेट करेंगे. फिर वो FTP बेस्ड ट्रैफिक हो, या फिर वेब बेस्ड ट्रैफिक हो, या फिर लेट्स से ईमेल बेस्ड ट्रैफिक हो, या फिर लेट्स से DNS बेस्ड ट्रैफिक हो. तो बहुत सारा ट्रैफिक जहाँ पे जनरेट किया जाएगा. तो कंसिडर करके चलते हैं 1000 यूज़र्स है, और 1000 यूज़र्स ने 1000 पैकेट जो है जनरेट किया, और एट द सेम टाइम इन्होंने सेंड कर दिया राउटर 1 पे. अब जैसे ही राउटर 1 पे इस वाले इंटरफेस पे वो हिट होंगे, इट शुड टेक सम टाइम टू प्रोसेस दिस पैकेट, क्योंकि हर एक पैकेट को मुझे रीड करना है. 1000 पैकेट्स हैं यहाँ पे, हर एक पैकेट को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रीड करूँगा, यहाँ पे वेरीफाई करूँगा. सो माइट भी पॉसिबल है जब पैकेट्स को मैं रीड कर रहा हूँ या फिर चेक कर रहा हूँ, तो बहुत सारे पैकेट जो है वो यहाँ पे ड्रॉप हो सकते हैं. और कंसिडर करके चलते हैं यहाँ पे मेरे पास लिमिटेड बैंडविड्थ है, जैसे 100 MBPS की लिंक है. सो आई हैव अ लिमिटेड बैंडविड्थ ओवर हियर. तो मैं हर किसी को प्रेफर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट के इस हिसाब से पैकेट जो है वो रिसीव किए जाएंगे. मतलब एट द सेम टाइम मैंने जैसे यहाँ पे 100,000 पैकेट जनरेट किए, तो इसमें सबसे पहले पैकेट जो हिट करेगा F0/0 इंटरफेस पे, इसी पैकेट को मैं सबसे पहले प्रेफर करूँगा. So this quality of services have to set a upper limit. Means what? कंसिडर करके चलते हैं, मेरे पास 100 MBPS की लिंक है यहाँ पे, जैसे 100 MBPS कैपेसिटी लिंक. इस वाले लिंक की जो कैपेसिटी वो कितनी है, 100 MBPS की. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हर एक प्रोटोकॉल के लिए एक लिमिट सेट कर सकते हैं. लाइक व्हाट? लाइक मैं सेट करूँगा FTP प्रोटोकॉल के लिए अपर लिमिट जो है वो यहाँ पे जैसे हम सेट करते हैं, जैसे 10 MBPS. हम वेब के लिए मैं सेट करना चाहूँगा लेट्स से 5 MBPS. ईमेल ट्रैफिक के लिए मैं सेट करना चाहूँगा लेट्स से 15 MBPS. व्हाट इज मीन बाय दैट? इट मीन्स दैट जैसे ही राउटर 1 पे FTP का ट्रैफिक आता है, तो वो 10 MB के ऊपर जो है वो बैंडविड्थ यूटिलाइज ना करे. मतलब यहाँ पे मैं बैंडविड्थ को एक्सीड कर रहा हूँ. जैसे ही क्या होगा देखो, जैसे ही वो पैकेट जो है वो रिसीव किया जाएगा ऑन R1, वी आर यूजिंग दिस R1 हैव द एबिलिटी टू रन द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज. दिस QoS हैव द एबिलिटी टू सेट अ अपर लिमिट. इट मीन्स दैट जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे पास सिर्फ 100 MBPS का सीरियल लिंक की कैपेसिटी है, और जो पैकेट आ रहा है वो FTP का आ रहा है. तो यहाँ पे मैं 10 MBPS की बैंडविड्थ सेट करूँगा. इसका मतलब ये है, जब कभी भी FTP पैकेट F0/0 इंटरफेस पे हिट होगा, वो सिर्फ 10 MBPS की ही बैंडविड्थ को यूटिलाइज करे. मतलब मेरे पास अगर 100 MBPS है, तो उसमें से वो सिर्फ 10 MBPS के बैंडविड्थ को ही क्या करे, यूटिलाइज करे. अगर इफ FTP ट्राई टू यूज मोर देन 10 MBPS, इट विल ड्रॉप इट. वो क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा. मैं नहीं चाहूँगा कि मैं अपनी लिमिट को एक्सीड करूँ. अगर मेरे पास मेरे पास 100 MBPS की बैंडविड्थ है, फिर भी मैं चाहूँगा FTP अगर पैकेट आता है तो वो सिर्फ 10 MBPS के लिंक को ही बैंडविड्थ को यूटिलाइज करे. उसी तरीके से वेब का अगर पैकेट आता है, वेब ट्रैफिक अगर आता है, वो सिर्फ कितना यूज़ कर सकता है, 5 MBPS बैंडविड्थ यूज़ कर सकता है. ईमेल आता है, वो सिर्फ 15 MBPS के बैंडविड्थ को यूज़ कर सकता है, उसके ऊपर नहीं. मतलब मेरे पास अवेलेबल बैंडविड्थ है, फिर भी वो यूज़ नहीं कर पाएंगे. 100 में से 10 गए, मेरे पास अभी भी 90 MBPS का स्पीड है, बैंडविड्थ अवेलेबल है, बट FTP सिर्फ 10 MBPS की बैंडविड्थ को यूज़ कर सकता है. दैट इज कॉल्ड द अपर लिमिट, द एक्सीडिंग. यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्सीड करूँगा. मैं नहीं चाहूँगा कि वो बैंडविड्थ जो है वो एक्सीड हो. सो इवन इफ आई हैव अ बैंडविड्थ अवेलेबल ओवर हियर, आई डोंट वांट इट टू एक्सीड दैट. As well as these quality of services have the ability to set a lower limit. What this lower limit called the reservation. This lower limit is called the reservation.
व्हाट इज मीन बाय दैट रिजर्वेशन? अब देखो क्या है, अब यहाँ पे तो आपको क्लियर हुआ, लिमिट हम अपर लिमिट सेट कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब इसके ऊपर अगर बैंडविड्थ यूज कोई करता है तो वो ड्रॉप किया जाएगा पैकेट। अब हम लोअर लिमिट सेट कर रहे हैं, मतलब रिजर्वेशन कर रहे हैं। मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट जैसे हमारे पास अगेन FTP ट्रैफिक है, वेब ट्रैफिक है, ईमेल ट्रैफिक है, तो अगर FTP आता है लोअर लिमिट में तो मैं चाहूँगा वो 10 MB यूज़ करें। वेब आता है तो मैं चाहूँगा वो लेट्स से 20 MB यूज़ करें। लेट्स से ईमेल आता है तो मैं चाहूँगा वो 30 MBPS को यूज़ करें। अब रिजर्वेशन का मतलब क्या है? रिजर्वेशन का मतलब ये है मेरे लिंक पे अगर कोलिजन है, बहुत ज़्यादा कोलिजन है, चाहे कितना भी कोलिजन हो, मैं FTP को हमेशा 10 MBPS रिजर्व करके रखूँगा, मैं वेब को हमेशा 20 MBPS रिजर्व करके रखूँगा, और ईमेल ट्रैफिक को हमेशा मैं 30 MBPS रिजर्व करके रखूँगा। दैट रिजर्वेशन इज नोन एज द लोअर लिमिट। चाहे कितना भी कोलिजन हो, चाहे कितनी भी बिजी लिंक हो, मैं इनको इन्हीं बैंडविड्थ को रिजर्व करूँगा। अब यहाँ पे और एक चीज़ आती है इन लोअर लिमिट कॉल प्रियोरिटाइजेशन। इसका मतलब कंसिडर करके चलते हैं फिर से, FTP, वेब और ईमेल ये तीनों पैकेट रिसीव्ड बाय द राउटर एट द सेम टाइम, तो यहाँ पे मैं प्रायोरिटी सेट कर सकता हूँ। प्रायोरिटी इन द सेंस व्हाट? जैसे ईमेल पैकेट आता है मैं तो यहाँ पे प्रायोरिटी सेट करता हूँ जैसे 30, इसको सेट करता हूँ जैसे 50, इसको सेट करता हूँ जैसे 10। अगर ये तीनों पैकेट राउटर 1 पे हिट होते हैं एट द सेम टाइम तो मैं सबसे पहले क्या चेक करूँगा, इन तीनों में से प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट किसकी है। सो वेब पैकेट की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा वेब के लिए, सेकेंड प्रेफरेंस रहेगा ईमेल के लिए, और थर्ड प्रेफरेंस रहेगा FTP के लिए। सो क्लियर हुआ व्हाट इज अपर लिमिट एंड व्हाट इज लोअर लिमिट? So these MLS multi-layers which have the ability to implement the quality of services just like the router. Now the most important part is a firewall. Before we start, आपको सबसे पहले बताता हूँ, we have 3 types of firewall over here. We have 3 types of firewall over here. We have ASA as a firewall. We have firepower. And we have FTD as a firewall. Okay, so we have 3 types of firewall over here: ASA, adaptive security appliances, firepower, and the FTD, firepower threat defense. 3 kind of firewall. एंड सबसे पहले अब देखते हैं कि व्हाट इज द फायरवॉल। उससे पहले ASA में पहले 8.x की सीरीज थी जिसमें था ऑलमोस्ट 8.2, 8.4, 8.6। न्यू ASA वी हैव 9.x सीरीज। व्हाट इज 9.x? यू कैन कॉल दिस इज अ 9.x सीरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। ASA का अगर मैं सीरीज का वर्जन देखूंगा तो सीरीज कौन से है मेरे पास? 55x सीरीज, 55x सीरीज या फिर 85x सीरीज। दिस इज कॉल, यू कैन कॉल दी सीरीज लाइक द प्रोडक्ट नेम। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज अ फायरवॉल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कंसिडर करके चलते हैं, वी हैव द इंटरनेट, दिस इज द गूगल सर्वर with having the IP address of let's say 1.1.1.1. We have router 2, we have firewall over here, we have router 1. This is my inside network, corporate network है यहाँ पे, और यहाँ पे जो नेटवर्क है या फिर जैसे we have PC over here, PC1. तो PC1 और राउटर 1 के बीच में नेटवर्क जो है वो है जैसे 10.1.1.0/24। PC1 का IP एड्रेस है जैसे .10, राउटर 1 के इस वाले इंटरफेस का है .1। फायरवॉल और राउटर 1 के बीच में नेटवर्क लेते हैं जैसे 192.1.10.0/24, दिस इंटरफेस एंड दिस इंटरफेस। राउटर 2 और फायरवॉल के बीच में नेटवर्क लेते हैं जैसे 192.1.20.0/24। ओके, तो कुछ समथिंग लाइक दिस
काइंड ऑफ सेटअप है मेरे पास। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि राउटर क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था, राउटर हैव द एबिलिटी टू router have the ability to controlling multiple networks together, right? Firewall have the same kind of ability. This kind of firewall have the same kind of ability to do what? To do to just like a router, जैसे राउटर जो है वो मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकता है, उसी तरीके से फायरवॉल जो है वो अपने अपने मल्टीपल नेटवर्क्स को क्या कर सकता है, यहाँ पे कनेक्ट कर सकता है। क्लियर हुआ? सो लेट्स मेक अंडरस्टैंड। सो फायरवॉल इट्स अ राउटर दैट हैज हार्डवेयर फाइन ट्यून फॉर राउटिंग एज वेल एज सिक्योरिटी। द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ राउटर इज कनेक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क विद यूजिंग राउटिंग प्रोटोकॉल, and the basic functionality of firewall is to block. What is mean by that is to block? You can filter the packet based on the firewall, based on layer 3 information, based on layer 4 information. Okay, so firewall also have the ability to do routing just like the router. It means also have the ability to connecting multiple networks together with configuring routing protocols like RIP, EIGRP, OSPF, BGP. Okay, सो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन देखो किस तरीके से है। दिस इज माई इनसाइड नेटवर्क ऑफ द कंपनी, ये जो है दिस इज माई इनसाइड नेटवर्क, ओके, एंड दिस इज माई एक्सटर्नल नेटवर्क। ये जो नेटवर्क है जैसे दिस इज माई एक्सटर्नल नेटवर्क, ऑलराइट। सो डिफॉल्ट रूल्स ऑफ फायरवॉल सबसे पहले वो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो राउटर 1 जो है फायरवॉल के इस वाले इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है। जैसे फायरवॉल का ये इंटरफेस लेते हैं हम G1/1, और राउटर 2 का ये जो इंटरफेस है वो फायरवॉल के इस वाले इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है। तो इस वाले इंटरफेस का जैसे हम लेते हैं G1/2, ओके। सो द इंटरफेस बिसाइड्स द आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन इट रिक्वायर्स 2 एडिशनल पैरामीटर्स, क्योंकि आपको पता है हर एक इंटरफेस पे हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं। उसी तरीके से फायरवॉल पे हम पर इंटरफेस 2 पैरामीटर्स को ऐड कर सकते हैं। एक है फर्स्ट इज नेम पैरामीटर एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड द सिक्योरिटी पैरामीटर। व्हाट इज मीन बाय नेम पैरामीटर? नेम इट्स नॉट अ केस सेंसिटिव बट इट डज प्रिजर्व द केस। इसका मतलब मैं आगे बताऊंगा। एंड द सिक्योरिटी मीन्स वी कैन सेट अ सिक्योरिटी लेवल फ्रॉम 0 to up to 100, from 0 to up to 100. 0 means we have low security level, 100 means we have high security level. ओके, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, मेरे कंपनी की जो इंटरनल नेटवर्क है, दिस इज योर इंटरनल, इस इंटरनल नेटवर्क को मैं हमेशा हाई सिक्योरिटी लेवल पे रखूँगा, और जो मेरे कंपनी का एक्सटर्नल नेटवर्क है, दिस इज माई एक्सटर्नल, बिकॉज दिस राउटर 2 इज कनेक्टेड विद द इंटरनेट, एक्सटर्नल नेटवर्क को हमेशा मैं लो सिक्योरिटी लेवल पे रखूँगा, लो सिक्योरिटी लेवल एंड हाई सिक्योरिटी लेवल। ओके, सो 2 बेसिक पैरामीटर्स हैं आपके इंटरफेस के अगेंस्ट फॉर द फायरवॉल, विच इज़ द नेम पैरामीटर एंड द सिक्योरिटी पैरामीटर। सिक्योरिटी पैरामीटर आपको आई होप समझ में आ चुका होगा, 0 to 100 होता है। नेम पैरामीटर समझ लेते हैं सबसे पहले क्या है। अब हर एक फायरवॉल के इंटरफेस पे, चाहे वो राउटर हो, फायरवॉल हो, स्विच हो, हर एक इंटरफेस पे यू कैन असाइन आईपी एड्रेस एज वेल एज नेम। व्हेन यू असाइन द नेम टू द इंटरफेस इट ऑटोमेटिकली असाइन अ सिक्योरिटी लेवल। मतलब जब तक आप मैन्युअली फायरवॉल के किसी भी इंटरफेस पे जब तक कोई भी सिक्योरिटी लेवल सेट नहीं करते, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक डिफॉल्ट सिक्योरिटी लेवल होती है। द डिफॉल्ट सिक्योरिटी लेवल असाइन टू द इंटरफेस इज 0। मतलब फायरवॉल के जितने भी डिफ़ॉल्ट इंटरफेसेस रहेंगे, फायरवॉल के जितने भी डिफ़ॉल्ट इंटरफेसेस रहेंगे, उन सभी इंटरफेस पे जब तक आप मैन्युअली कोई सिक्योरिटी लेवल नहीं दोगे, तब तक डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी लेवल क्या होती है? 0। ओके, अब एक्सेप्शन क्या है देखो। इफ यू आर ट्राइंग टू पुट अ नेम ऑन ए पर्टिकुलर इंटरफेस, अगर मैं नाम देने की कोशिश करता हूँ फायरवॉल के किसी भी इंटरफेस पे, सो देयर इज एन एक्सेप्शन।
The exception is the name is called inside. It's called inside. Inside is a name. जैसे ही फायरवॉल के किसी भी इंटरफेस पे, जैसे ही फायरवॉल के किसी भी इंटरफेस पे अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ नेम एज ए इनसाइड, इट विल सेट अ सिक्योरिटी लेवल ऑफ 100 बाय डिफॉल्ट. तो फायरवॉल के किसी भी इंटरफेस पे अगर ये नाम यूज़ करता हूँ मैं इनसाइड, स्पेसिफिकली इनसाइड बता रहा हूँ, यही नाम चाहिए, तो ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी लेवल यहाँ पे क्या सेट हो जाएगी 100. ओके तो आपकी कंपनी का इनसाइड नेटवर्क क्या है? आपकी कंपनी का इनसाइड नेटवर्क है 10.0. तो फायरवॉल के G1/1 पे जैसे मैं नाम रखता हूँ इस इंटरफेस का इनसाइड, तो यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल क्या सेट हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 100. ऑटोमेटिकली सेट क्या हो जाएगी यहाँ पे? 100. वी हैव अनदर इंटरफेस जैसे G1/2 भी है. इस इंटरफेस पे अगर मैं कोई भी नाम देता हूँ, जैसे वी कॉल दी एक्सटर्नल, वी कॉल दी लेट्स से एक्स्ट्रा, वी सेट द नेम कॉल दिस से outbound, we call the inbound, or you call the outside, what you call, कोई भी अगर नाम देते हो तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल जा जाएगी 0, क्योंकि 0 सिक्योरिटी लेवल इज ओनली मेंट फॉर द लो सिक्योरिटी लेवल एंड 100 इज ओनली मेंट फॉर द हाई सिक्योरिटी लेवल. तो कोई भी नाम दे दो एक्सपेक्ट इनसाइड, ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी लेवल क्या सेट हो जाएगी? 0. तो इस वाले इंटरफेस पे राउटर फायरवॉल के मैं G1/1 पे, सॉरी दिस इज 1/1 एक्चुअली, नॉट 0. 1/1 पे जैसे ही इनसाइड लिखूंगा सिक्योरिटी लेवल क्या सेट हो जाएगी? 100. फायरवॉल के G1/2 पे अगर मैं G1/2 में नाम सेट करता हूँ जैसे आउटसाइड, तो सिक्योरिटी लेवल क्या सेट हो जाएगी यहाँ पे? 0. क्लियर हुआ? So if you assign the name call inside the interface, it will set the security level of 100 by default. And if you use if you put the name like internal, external, outbound, inbound, DMZ, not the DMZ में आगे बताऊंगा क्या है. It set the security level of the interface is 0. Clear? अब most important एक रूल है, ध्यान में रखना. The most important rule is all the traffic from high security level to low security level, high security level to low security level is permitted, is allowed and inspected. What is mean by allowed? मतलब ये inside to outside जितने भी आपके पैकेट्स है वो कैरी करेगा, वो क्या करेगा? फॉरवर्ड करेगा. साथ ही साथ इंस्पेक्ट करेगा. इंस्पेक्ट करेगा इट मीन्स व्हाट? The inspect, it means it create a return entry. It create a return entry for which traffic want to go from inside to outside and put this return entry into a static table or connection table. अब return entry के बारे में आपको आगे बताऊंगा मैं क्या है. तो यहाँ पे क्लियर हुआ? All the traffic from high security level, which is from 100 to the 0, is allowed, is permitted and inspected for only two protocol, TCP and the UDP. Expect ICMP. By default, high to low, everything is permit and allowed, everything is permit and checked. From low to high, from low to high, low security level to high security level, everything is blocked. Low to high is what? Is blocked. Clear हुआ? So high to low is allowed and inspected, permitted and inspected, and low to high everything is blocked. By default this is done by the firewall. ये by default करेगा firewall. ओके अब ये रिटर्न एंट्री किस तरीके से क्रिएट होती है वो सबसे पहले देखते हैं. आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा. तो मैं से यहाँ से सब कुछ ये हटा देता हूँ. Let's set real quick. We have the internet, we have PC over here. Let's say this is my Google server with the IP address of let's say 1.1.1.1. It's connected with the router 2. This router 2 is connected with the firewall.
this firewall is connected with your router 1, this router 1 is connected with your let's say PC, और इस PC का IP एड्रेस जो है वो let's say 10.1.1. let's say 1. Okay, this is my web. So web, we are going to protocol name is HTTP with having port number of 80. तो फायरवॉल के दो इंटरफेसेस यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, जी लेस से 1/1, जी लेस से 1/1. तो ये जो G1/1 जो है वो कंपनी का इनसाइड नेटवर्क है मेरा. तो इनसाइड नेटवर्क पे सिक्योरिटी लेवल क्या होगी बाय डिफॉल्ट इज 100. एंड दिस इज माय कंपनीज आउटसाइड नेटवर्क. दिस इज कंपनी आउटसाइड नेटवर्क. तो यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल क्या होगी 0. तो फ्रॉम हाई टू लो एवरीथिंग इज परमिट एंड इंस्पेक्टेड, एंड लो टू हाई एवरीथिंग इज ब्लॉक. So this PC1 wants to access my web server. तो वो पैकेट जनरेट करेगा. पैकेट कैसे होगा, सोर्स आईपी एड्रेस रहेगा 10.1.1.1. डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या होगा PC वेब का 1.1.1.1. सोर्स पोर्ट क्या रहेगा जैसे रैंडम जैसे 100. डेस्टिनेशन पोर्ट रहेगा 80 एंड द डेटा. दिस इज द पैकेट. ये पैकेट सबसे पहले किसको जाएगा आपके राउटर 1 को. राउटर 1 किसको भेजेगा आपके फायरवॉल को. सो फायरवॉल इस पैकेट को सबसे पहले चेक करेगा, इंस्पेक्ट करेगा. वो क्या करेगा चेक करेगा सोर्स आईपी एड्रेस, चेक करेगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, चेक करेगा सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट, एंड क्रिएट रिटर्न एंट्री. क्योंकि ये लो टू हाई आया है, सॉरी हाई टू लो आया है, मतलब इनसाइड टू आउटसाइड जा रहा है, राइट. तो इसको वो परमिट कर देगा. But they are creating a return entry called the connection entry in a connection table or called state table. तो इस रिटर्न एंट्री में क्या होगा देखो, नॉर्मल अगर ये पिंग में इनसाइड टू आउटसाइड कर रहा हूँ तो जब रिटर्न पैकेट आएगा आपके वेब सर्वर से जब मैं रिटर्न पैकेट भेजूंगा या एक्नॉलेजमेंट भेजूंगा तो वेब सर्वर ये पैकेट का रिटर्न पैकेट किस तरीके से जनरेट करेगा देखते हैं. वो क्या करेगा सबसे पहले देखो, वो अब मुझे एक्नॉलेज करना चाहता है तो सोर्स आईपी एड्रेस रखेगा खुद का 1.1.1.1, राइट. डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या होगा PC1 का 10.1.1.1, राइट. सोर्स पोर्ट क्या होगा अब यहाँ पे 80. डेस्टिनेशन पोर्ट क्या रहेगा 100, एंड वी हैव डेटा. ये पैकेट रिटर्न पैकेट होगा कहाँ से आपके वेब सर्वर से. ओके, we have source port, we have destination port, we have data, we have source IP address, we have destination IP address. This packet is look like this. तो नॉर्मल कुछ इस तरीके से होगा. तो फायरवॉल क्या करेगा, फायरवॉल मेक श्योर यही पैकेट होना चाहिए, तभी इस पैकेट को वो अलाउ करेगा. मतलब इसका जो कनेक्शन टेबल होगा या स्टैटिक टेबल होगा, स्टेट टेबल होगा, इस स्टेट टेबल में वो वही चेक करेगा कि सोर्स आईपी एड्रेस मैच हो रहा है, हाँ हो रहा है. डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मैच हो रहा है, यस हो रहा है. सोर्स पोर्ट मैच हो रही है, डेस्टिनेशन पोर्ट मैच हो रही है, यस लेट इट गो. क्योंकि जब तक पैकेट जाके वापस नहीं आता तब तक वो वेब पेज का एक्सेस नहीं मिलेगा मुझे. तो पैकेट जो है वो जनरेटेड फ्रॉम द PC1, सेंड इट बैक टू द राउटर सेंड इट टू द फायरवॉल चेक करेगा और ये ऑलरेडी एक रिटर्न एंट्री बना के रखेगा ताकि जब नेक्स्ट टाइम वो पैकेट आए तो फायरवॉल क्या करेगा डायरेक्टली चेक करेगा आपके कनेक्शन टेबल में, इफ दिस रिटर्न एंट्री मैच विद दिस पैकेट लेट इट गो थ्रू, राइट. फायरवॉल क्लियर हुआ, फायरवॉल किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है. अब यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको बताता हूँ, कंसिडर करके चलते हैं. क्लियर कर लेते हैं एक बार इसको. लेट्स से नाउ वी हैव इंटरनेट, वी हैव राउटर 2, वी हैव फायरवॉल ओवर हियर, वी हैव राउटर 1, और then we have let's say servers over here.
जैसे मेरे कुछ कंपनी के सर्वर्स है, लाइक वी हैव वेब सर्वर हियर, वी हैव ईमेल सर्वर, ओके। और मेरी ही कंपनी का कोई, जैसे दूसरे कंपनी का कोई यूज़र है यहाँ पे, जैसे यूज़र एक्स है, ही इज़ ट्राइंग टू एक्सेसिंग दिस माई ईमेल सर्वर ऑफ द वेब सर्वर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया था दिस इज़ माई कंपनीज इनसाइड नेटवर्क। सो इनसाइड पे सिक्योरिटी लेवल क्या होगा, सिक्योरिटी लेवल होगा 100, एंड दिस इज माय आउटसाइड नेटवर्क, यहाँ पे क्या होगा 0। सो इनसाइड टू आउटसाइड एवरीथिंग इज परमिट, एंड आउटसाइड टू इनसाइड एवरीथिंग इज ब्लॉक। तो अगर ये एक्स यूजर है, ही इज ट्राइंग टू एक्सेसिंग माय वेब सर्वर और ईमेल सर्वर, तो ये कभी एक्सेस कर पाएगा क्या, क्योंकि पैकेट जो है वो बाहर से आ रहा है आपके इनसाइड नेटवर्क पे, और फायरवॉल क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट इनको ब्लॉक कर देगा। अगर आप चाहते हो कि ये एक इम्प्लीमेंटेशन हो, ये कनेक्शन ट्रांसमिशन सक्सेसफुल हो, आपको फायरवॉल पे एक एक्सेस लिस्ट बनानी पड़ेगी, रिफ्लेक्सिव सेल जस्ट लाइक, ओके। जैसे मैं नहीं चाहता ये जो सर्वर्स है मेरे कॉर्पोरेट नेटवर्क में हो, मैं चाहूँगा इन सर्वर्स को मैं डायरेक्टली फायरवॉल पे रखूँ। दिस इज काइंड ऑफ स्पेशल इम्प्लीमेंटेशन कॉल्ड डीमिलिटराइज्ड जोन। सो यहाँ पे मैं DMZ लेवल सेट करता हूँ, सिक्योरिटी लेवल ऑफ 50। तो 100 to 50 कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा, 50 to 100 कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा। लेट्स से वी हैव क्लाइंट्स ओवर हियर विथ हैविंग अ सेम सिक्योरिटी लेवल, लेट्स से 25। सो कैन दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर, आर दे कम्युनिकेट विथ माई इंटरनेट, कैन दे कम्युनिकेट विथ माई DMZ, ये सब कुछ आपको फायरवॉल सेशन में है। तो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया आ चुका होगा व्हाट इज अ फायरवॉल, ओके। नाउ अबाउट 10 years ago, Cisco acquires a company called SourceFire। Cisco एक कंपनी ने एक्वायर किया था, Cisco ने SourceFire, विच इज IPS कंपनी, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, जो IPS के मैन्युफैक्चर करते थे। So Cisco acquires this company, Cisco owns this product, they change it, they remount it, and they call new product, they put it out a new product called Firepower. Firepower, it's your new IPS, new Cisco IPS, okay? तो 10 साल पहले, 10-12 साल पहले सिस्को ने क्या किया, SourceFire नाम की कंपनी थी जो IPS के प्रोडक्ट बनाती थी। इन प्रोडक्ट्स को सिस्को ने क्या खरीद लिया, इन्होंने इंप्लीमेंट किया, टेक्नोलॉजी वाइज डेवलपमेंट किया और नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, दिस प्रोडक्ट कॉल Firepower, एंड दिस Firepower इज योर नेक्स्ट जनरेशन न्यू IPS, यू कैन कॉल द नेक्स्ट जनरेशन IPS, okay? So what is IPS? IPS stands for intrusion prevention system. These IPS have the ability to check a network packet for well known attacker packet, okay? तो नेटवर्क पैकेट जो है या फिर अटैकर पैकेट है वो क्या करता है, उनको चेक करता है, एज वेल एज इट आल्सो क्रिएट अ बेस लाइन फॉर योर नेटवर्क। दिस IPS आल्सो डिटेक्ट योर अनकैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर इन योर नेटवर्क based on the baseline that is already created. It also have the ability to check for network traffic that might be an attack packet or attacker against the network. So ये सारी abilities है IPS के पास, ओके। पहले अगर मैं पुराना सेटअप की बात करूँगा तो पुराना सेटअप देखो कुछ इस तरीके से था। लेट्स से वी हैव आउटसाइड नेटवर्क, वी हैव कंपनी राउटर, वी हैव फायरवॉल। क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फायरवॉल हो गया। ASA, एडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंसेस, दिस इज द फायरवॉल। सो वी हैव ASA ओवर हियर, वी हैव IPS, and we have, let's say, might be your servers over here like web or let's say email, okay? So यहाँ पे there is a client, he is trying to accessing my web server or email server, he send the packet towards my edge router send the packet towards the ASA firewall send this packet towards the IPS for what, for check the network packet, it has to make sure this packet is not meant for the attacker packet। अगर उसको IPS को लगा its packet is good, इट्स ओके, सेंड इट बैक टू द फायरवॉल, फिर फायरवॉल क्या करेगा, इस पैकेट को आपके वेब सर्वर को या फिर ईमेल सर्वर को भेजेगा।
क्लियर हुआ? तो हर बार क्या होगा, हर बार पैकेट जो है वो फायरवॉल को हिट करेगा, फायरवॉल सेंड इट टू द आईपीएस, इफ इट इज ओके आईपीएस सेंड इट बैक टू द फायरवॉल एंड फायरवॉल लेट इट गो थ्रू। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? So Cisco ASA have the small module. So to overcome that kind of problems, actually not the problem, Cisco implement a new product, new kind of technology. Cisco ASA have a small module called AIP SSM module. Called AIP SSM module. Okay, where you put the IPS as a model inside the ASA. So मैंने क्या किया, IPS जो है वो एक सेपरेट अप्लायंस था, इस IPS को मैंने AIP SSM मॉड्यूल में इंप्लीमेंट कर दिया एज योर फायर पावर। तो अब क्या होगा, अब मुझे दो अलग अलग डिवाइसेस को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आई एम गोइंग टू बाय वन सिंगल डिवाइस विथ AIP SSM मॉड्यूल। तो अब क्या होगा, अब ये जैसे पैकेट हिट होगा राउटर टू द फायरवॉल, फायरवॉल इंटरनली पैकेट जो है IPS के अगेंस्ट चेक करेगा, वेल इट इज़ गुड, इट लुक्स गुड, सेंड इट बैक टू द ASA एंड ASA सेंड इट बैक टू द your inside network. Okay, so this was the firewall services. So this is you can call the firewall service module. So you still have the ability as a separate product, ASA as a product, आप सेपरेटली ASA भी खरीद सकते हो, या फिर आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो विद द ASA, और आप फायर पावर को सेपरेटली भी खरीद सकते हो। This ASA now we have 9.x series, the software base, although already we have 55, 45, 55, or you can call 85x series. Firepower we have, it comes in a two appliance. It comes in a two format. One is a appliance, and second one it's a VM, virtual machine. तो फायर पावर जो है वो एज अ प्रोडक्ट भी खरीद सकते हो और एज अ सॉफ्टवेयर भी खरीद सकते हो। नाउ द सिस्को कम अप विद द न्यू फायरवॉल कॉल्ड FTD. नाउ द सिस्को कम अप विद द न्यू फायरवॉल कॉल्ड FTD. FTD stand for firepower threat defense. FTD stand for firepower threat defense. What FTD do? Which is one product, one appliance which have the ability to do firewalling, ASA, as well as which is have the ability to do IPS. मतलब FTD जो नया फायरवॉल है वो आपके फायरवॉल की तरह भी काम करेगा, वो आपके IPS की तरह भी काम करेगा। Okay, which is one product, one appliance with have the ability to do firewall and the IPS at the same time. मतलब ये दोनों की भी एबिलिटीज़ को कैरी कर रहा है, ASA की भी एबिलिटीज़ को कैरी कर रहा है, साथ ही साथ वो IPS के भी फंक्शनलिटीज़ को कैरी कर रहा है। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। आप यहाँ पे 3 तरीके के यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हो। फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन हमने देखा ASA, द सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन वी कॉल फायर पावर, and the third implementation is called FTD. So we have ASA as a appliance. हमारे पास ASA as a appliance है। कौन से वर्जन मैंने आपको बताए थे, 45x सीरीज, 55x सीरीज या फिर 85x सीरीज। In this X series of ASA appliance you can install 9.x. You have the ability on ASA, you can install 9.x फॉर नॉर्मल फायरवॉल, मतलब 9.x सीरीज को आप यूज़ कर सकते हो एज ए नॉर्मल फायरवॉल, और यू कैन इंस्टॉल FTD 6.x वर्जन, मतलब ASA के साथ 9.x सीरीज के साथ आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट FTD एज वेल विथ 6.x। बट यहाँ पे देखो क्या है, बट व्हेन यू इंस्टॉल द ASA विद द FTD 6.x, तो एक्चुअली अगर मैं FTD को ASA के अंदर इंटीग्रेट करूंगा, सो दिस इज नॉट कॉल्ड द ASA, सो यू एक्चुअली डोंट गेट द ASA. So ASA will no longer running ASA code.
इट्स कॉल्ड यूनिफाइड कोड, मतलब 9.x रन नहीं होगा यहाँ पे, इट कॉल यूनिफाइड कोड। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 9.x सीरीज को यहाँ पे वी आर गोइंग टू रीइमेज विथ FTD 6.x, और यू कैन गेट FTD एज अ फिजिकल अप्लायंस। अगर आप चाहते हो तो FTD को एज अ सेपरेट अप्लायंस भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो, मतलब ASA एज अ सेपरेट अप्लायंस, फायर पावर एज अ सेपरेट अप्लायंस। ASA में दो एबिलिटीज हमने देखी, पहले एबिलिटी क्या देखी, ASA हैव अ स्मॉल मॉड्यूल कॉल AIP SSM मॉड्यूल। ASA में और एक चीज़ हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या, योर FTD, और यू कैन बाय दिस 3 product as a separate, okay? So this FTD call 400, or you can call the 900 series now, series devices which is running FTD software, that is combined firewall and the IPS at the same time. Or you can get this FTD as a virtual machine as well, मतलब FTD which is comes in 2 categories, which is first as a appliance or the virtual machine। मतलब FTD को मैं एज एक्चुअल प्रोडक्ट की तरह भी यूज़ कर सकता हूँ या फिर एज अ सॉफ्टवेयर के बेसिस की भी यूज़ कर सकता हूँ। मतलब सॉफ्टवेयर अगर खरीदता हूँ मुझे तो प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर आप FTD खरीदते हो सो FTD हैव देयर ओन सॉफ्टवेयर। सो बिलीव मी, ASA इज नाउ एंड ऑफ लाइफ सून, ASA जल्दी खत्म हो जाएगा। यू कैन सी द फ्यूचर FTD एज योर न्यू नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। सो यस, FTD इज योर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। ओके, क्लियर हुआ व्हाट इज अ फायरवॉल? जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी एप्लीकेशंस के बारे में, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, बेनिफिट्स हमने देखे किस तरीके से क्या है। सीरीज मैंने आपको बताई 1000 सीरीज, 2000, 4000। सो FTD इट्स योर न्यू firewall, next generation firewall, and the firepower it's your what, it's your next generation IPS। okay, now the one more thing, जैसे कि मैंने अभी आपको FTD के बारे में हम देख रहे थे। so अभी क्या हुआ, FTD have 3 kind of implementations over here। we have FTD as a separate product, we have ASA as a separate product, and we have firepower as a separate product। so firepower it's your IPS, ASA it's your firewall, and FTD have both the abilities, firewall functionalities as well as IPS functionalities। और FTD क्या क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। so FTD has entire firewall inside it plus layer 7 visibility, also have the ability to integrate with ICE, which is called Identity Service Engine। this also have the ability to integrate with ICE with using SGT, Security Service Tag, service securities group tags, not service tag, security group tags। it also have the ability for the web filtering, it also have the ability as application aware inspection। FTD also have the ability to do a sandboxing। what is the sandboxing? Sandboxing it's a DevNet। FTD have the ability to do AMP stand for advanced malware protection। okay, so what is AMP do? AMP have the ability to check the files that are being sent over the network for the existence of malware within the files। इसका मतलब ये है आपके जो AMP है, AMP जो डिवाइस है वो चेक करता है आपके फाइल्स को while they are traveling for or while they are transmitting the files across the network, that has to make sure this file or this packet is make sure from malware free। okay, so AMP have the ability to check the files that are being sent over the network for the existence of the malware within the files। AMP also have the ability to do sandboxing। okay,
This FTD have one more ability for the next generation part. जैसे अगर आपको मुझे जैसे एक पर्टिकुलर IP एड्रेसेस को या फिर पर्टिकुलर नेशन से जो IP एड्रेस आ रहे हैं उनको ब्लॉक करना है, जैसे सम ऑफ द मोस्ट ऑफ द IP एड्रेस, जैसे थ्रेड्स में बोल रहा हूँ, अगर थ्रेड्स होगा तो जैसे नॉर्थ कोरिया से कोई IP एड्रेसेस आ रहे हैं मेरे जैसे कंपनी में, जैसे थ्रेड्स पैकेट्स आ रहे हैं फ्रॉम द पाकिस्तान, सो ऑल द IP एड्रेस आई एम गोइंग टू ब्लॉक इट. तो जितने भी IP एड्रेस आ रहे हैं बाय द नेशन आई एम गोइंग टू ब्लॉक इट. Okay, so you want to block all the IP addresses coming from the particular nation on the country. That feature is known as geolocation blocking. Also, I have the NSS report. FTD is compete with the checkpoint and the Palo Alto. FTD always on top. Okay, so what we just saw, we saw the ASA, we saw the firepower, we saw the AMP, which is advanced malware protection, that has to be make sure this file is, or the you can call the network file is malware free, and we saw the FTD as a separate appliance. Okay, there is one thing, there is one product which is called FMC, Fireside Management Console. Okay, so FMC have the ability to manage all the product from the central location, as well as you can manage multiple FTDs over here, FTD1, FTD2. सो इन सभी अप्लायंसेस को अगर मैं सेंट्रलाइज एक्सेस करना चाहूँगा, सो आई एम गोइंग टू यूज़ FMC एज अ प्रोडक्ट. दिस प्रोडक्ट यू कैन यूज़ एज अ वर्चुअल बॉक्स इन अ वर्चुअल मशीन. तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ASA, फायर पावर, AMP, FTD, इन सब को एक्सेस कर सकते हैं. क्लियर हुआ यहाँ तक? We just saw the next generation firewall, we just saw the next generation intrusion prevention system have the ability to check the network packets, or you can call the well known attacker packets. Okay, as well as the हमने next generation IPS की functionalities भी देखी, वो किस तरीके से क्या क्या वर्कआउट करेगा. साथ ही साथ हमने प्रोडक्ट की सीरीज भी मैंने आपको बताई. ओके, सो ऑलराइट गाइज, आज हम इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा आपके नेटवर्क टोपोलॉजी आर्किटेक्चर को. ठीक है, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.